तो देखो, पहली बात मैं पहले बता रहा हूँ, इन क्लासेस का पर्पज़ यही है कि आप लोग पढ़ के आइए, उसके बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि पढ़ के जब आओगे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन बना सकते हो चैप्टर से, तो वो सारी पॉसिबिलिटी अपन चेक करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आज ही 50 से 60 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। ये मैंने बहुत बार प्रूफ दिया आप लोगों को। तो इसीलिए एनसीईआरटी पे कमांड करना, तो बार बार पढ़ोगे, तो मैंने बोला था भाई पहले 1-2 बार पढ़ लो, फिर टेस्ट लगाओ, जाके दृष्टि वेबसाइट पे टेस्ट लगाओ। मुदित ने ओनली जो है सारे टेस्ट लगा के मुझे भेजे थे, इसके अलावा किसी ने मुझे नहीं भेजा। तो अब देख लो, तुम लोग ये लापरवाही करोगे तो भाई रिजल्ट नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। तो इसका सीधा सा पैटर्न यही है कि 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़िए आप, फिर दृष्टि वेबसाइट पे जाके टेस्ट लगाइए, या धर्मेंद्र जाखड़ की, मतलब ये भी लगा लो, फिर धर्मेंद्र जाखड़ की बुक है वो भी लगा लो, मैं भेज दूँगा, मेरे पास पड़ी भी है। ये 2 काम कर लो, उसके बाद 3rd काम मेरे पास यहाँ पे आके मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कर लो, एनसीईआरटी का सारा फ़ायदा उठा लोगे। इतना ही काम करने की ज़रूरत थी, जो कि कोई करके नहीं आया। मुझे तुम एनसीईआरटी पढ़े थे या फिर तुम ओनली क्वेश्चन ही लगाए थे? सर मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा था और क्वेश्चन भी लगाए थे सर। चलो शाबाश सर, मतलब मैंने कोशिश की है, बाकी ठीक है। युवराज तुम पढ़ के आए हो एनसीईआरटी? युवराज नहीं नहीं सर। तो कैसे कैसे काम चलेगा? किसकी एनसीईआरटी? ज्योग्राफी। हाँ, अभी तुम हिंदी लिटरेचर क्लास कर रहे हो क्या तुम, नगीना की? हाँ क्लास चल रही है। तो फिर उधर क्लास करोगे इधर करोगे? नहीं मैंने देखा है, मैं क्या चल रहा है मुझे पता नहीं सर, मैं चल क्या रहा है, क्या है, मुझे ग्रुप में भी बीच में जुड़ा था मैं, तो मुझे आइडिया नहीं था इसमें चल क्या रहा है, क्या चलेगा। मैं डाल रहा था ना यूट्यूब पे, जब भी मैं इन लोगों को बता रहा था तो मैं डाल ही रहा था, पर मैंने तो चैनल चेक ही नहीं किया मैंने तो वही बात है ना। ठीक है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद में इसके टेस्ट लगाए दृष्टि वेबसाइट पे जाके, और धर्मेंद्र जाखड़ बुक का सोल्व कीजिए। अच्छा। फिर मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा, समझ में आया? तो ये है, पढ़ के आओगे तभी फायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सर वो जो आप धाकड़ की बात कर रहे हो, वो क्या इंग्लिश में हिंदी में है? मेरे पास जो पीडीएफ वो हिंदी में है, इंग्लिश में शायद देखना पड़ेगा, शायद इंग्लिश में निकाला है शायद उन्होंने, शायद। अगर सर इंग्लिश मिल जाए तो बहुत ही आसान है, वरना सर मैं तो ओनली आईएएस की मिल जाएगी ना एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन क्यूज वाली इंग्लिश में, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लेना, मिल जाएगी। अगर मेरे पास ओनली आईएएस, हाँ ओनली आईएएस मिल जाएगा। ठीक है सर, मिल जाएगा। ओके, वो कोई सा भी एक लगा लो, ताकि ये हो कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो आप लोग, उससे ये फायदा। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो यही रहेगी कि मैं यहाँ पे जो जितने क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे वो कर लेंगे, और मेरा मानना है फिर भी वहाँ पे होता है ना, यहाँ तो मैं तुम लोगों से वर्बल क्वेश्चन पूछूंगा, बस डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ पे क्या होगी, तो मैं स्टेटमेंट बने हुए रहेंगे, तो वो टेस्ट की तरह प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम लोगों की, तो वो फ़ायदा है उधर से कर लोगे तो। ठीक है, समझ में आया? पर हाँ ये है कि यहाँ पे अगर मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ उसके तुम लोगों ने जवाब दे दिया, तो समझ लेना कि हाँ तुम लोगों की एनसीईआरटी पे कमांड है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो आज 6ठी क्लास कंप्लीट करेंगे, चाहे 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, मैं पहले बता रहा हूँ, और पहले से प्रिपेयर होके आना इस चीज़ के लिए मेंटली, कि क्लास में ये चीज़ें करनी है तभी जाके होगा, नहीं तो फिर और फिर जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होगी ज्योग्राफी की, तो फिर ज्योग्राफी की विजन के टेस्ट लगवाऊंगा तुम लोगों से, और वो भी लाइव लेके लगाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जो ये लापरवाही करते जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं होगा, कोई सिलेक्शन नहीं होगा। और मैं आपकी बार पहले मैं मुंह पे नहीं बोलता था, अब क्या मैं पहले बोल रहा हूँ तुम लोगों को, जो ये काम नहीं करेगा नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। तो इस उसमें मत रहना कि हमारा हो जाएगा बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। चलो शुरू करते हैं। चलो मैं जैसे क्वेश्चन पूछते जाऊंगा। प्रेम्बल किस किस को याद है, कंप्लीट किसको याद है प्रेम्बल, किसी को याद है? तो एनसीईआरटी में दिया है ये चीज़, देखो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ दी होगी जहाँ से क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, अब इसका मैं प्रूफ बताता हूँ एक आपको। 6 क्लास की है ना पॉलिटी की एनसीईआरटी खोलना, पॉलिटी की इंग्लिश में मीडियम में है ना, 6 क्लास की पॉलिटी की, उसका पहला ही जब पन्ना खोलोगे ना, तो वहाँ पे ना राष्ट्रगान दिया हुआ है, तो उसके नीचे एक लाइन दिया हुआ बॉर्डर करके से, तो 2021 में डायरेक्ट यूपीएससी ने वहाँ से उस लाइन से क्वेश्चन पूछा था। तो इसीलिए मेरा ये पॉसिबिलिटी रहेगा एक एक पेज से जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो सारी पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे अब देखो इस पेज से कोई क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है अपना, ये कोई काम के नहीं है, यहाँ से यूपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुम लोगों से, ये भी कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक है, ये भी नहीं पूछेगा,
इन चीज़ों कोई मतलब नहीं है। पर हाँ देखो अभी एक चीज़ बताता हूँ, नेट जीआरएफ में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये कब बना था, तो ये देखो अब ये चीज़ें पूछ लेता है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे देखो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ से कोई यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं यहाँ से पूछेगा, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहला हाँ, यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे ये वाला ना वाटरफॉल, ये कौन सा वाटरफॉल है कुछ पता है? क्योंकि ये आगे जाके चैप्टर में भी दिया है, बताइए मुझे, ये कौन सा वाटरफॉल है? सर ये इन सर कौन सा वाटरफॉल है सर, ये इमेज नहीं आगे ऐसे चैप्टर एकदम में है, ये चैप्टर में भी दिया है, आगे जाके देखना मिलेगी आपको। सर दिया होगा चैप्टर में ये सर। मैं अगर एक कैलकुलेटेड गैस करूं तो ये मुझे सर वहां पर ये अपने छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल है, या तो वो है या जॉग फॉल्स है, मेरा गैस यही था। और जोग फॉल कहाँ पे है? सर जॉग फॉल कर्नाटका में है सर। और जो गोवा में है वो कौन सा है? सर गोवा में सर वो है दूध सागर है सर। ठीक है, पक्का सही बता रहे हैं ना मुझे? कोई किसी को डाउट हो तो भाई बता देना। हाँ एक बार प्लीज। सर मुझे भी जॉग ही लग रहा है, मतलब ये वाला जॉग फॉल, ये जॉग फॉल मैं भी मतलब श्योर तो मैं भी नहीं हूँ, पर लग रहा है या तो सर जॉग फॉल जैसा सना बता रही हैं वो, या मेरे हिसाब से सर छत्तीसगढ़ में एक और है ना जहाँ वो ट्राइब भी रहती है, कौन सी ट्राइब, तो वो उस वाटरफॉल में फिशिंग करते हैं वो लोग सर, वो है या, और ये जॉग फॉल्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है। और मुझे प्लीज कोई वैलिडेट कर दो एक बार। अच्छा, और ये क्या दिया हुआ है ये वाला? सर ये सर ये तो या तो सौर मंडल है या मिल्की वे गैलेक्सी है, बाकी आप बताएं दूसरे लोग। और ये क्या है ये? सर ये तो हिरण है, ये कोई अपने जंगल या ग्रासलैंड के हिरण है सर, ये तो चिंकारा नहीं हो सकता ये? हाँ मतलब हिरण की कोई प्रजाति है सर, या तो चिंकारा है या वो है जो अपने जो नॉर्मल डियर होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर भी डियर पार्क में भी है, वो क्या बोलते हैं जी। तो देखो एनसीईआरटी के जो है ना, एक एक चीज़ है ना उसका इम्पोर्टेंस रहता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी जो है आप लोग अपना मोबाइल खोलो सब लोग, या जो भी मतलब मोबाइल में तो अब ये क्लास चल ही रही होगी, अपने पास अगर कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है आप वो खोलिए, और मुझे जितने भी आप लोग मतलब फॉल्स है जो प्रपात बोलते हैं ना उनको, तो वो सब चेक करके बताओ मुझे फटाफट, तो ताकि अभी याद हो जाएंगे तुम लोगों को। अरे आवाज़ आ रही है मेरी? तो क्या बताना है, जितने भी टोटल स्कोर्स हैं? हाँ मेजर, क्योंकि यूपीएससी ने डायरेक्ट 2024 में क्वेश्चन पूछा, तो अभी से इन चीज़ों को यहीं पे क्लियर करके चलो। ये है ना, ये वाली जो इमेज है ये चेरापूंजी से है, मेघालय। ये है नोआख रुक एक मैं लिख देता हूँ, नोआख कलिकाई फॉल्स है ये, ठीक है, ये वाला ये है वो, और ये है मेघालय में तुम्हारे। तो बताइए फटाफट, सर्च नहीं किया क्या? सर कर रहे हैं सर, सर्च कर रहे हैं थोड़ा। हाँ सर, एक तो मैं सर कर्नाटका की बता रहा हूँ, कुंचिकाल फॉल्स शिवमोगा कर्नाटका में एक वो है। सर दूसरी है उड़ीसा की मयूरभंज में बारी पानी। तीसरी जैसे आपने बताया मेघालय की ये वाली नोक काली कई, ये सर खासी हिल्स में है शायद, है ना। एक और है मेघालय की आती है मौसमई फॉल्स। मौसमई यानी जनजाति भी है यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है जी।
हाँ, मौसमी जनजाति जी। सर जैसे पहले मैं बता रहा था दूध सागर, सर कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पे है ये दूध सागर। उसके बाद सर अपने केरला में मीनामुट्टी फॉल्स आती हैं। ठीक है सर। तमिलनाडु के डिंडीगुल में थलैयार फॉल्स आती हैं। और सर कर्नाटका की जॉग फॉल्स है सर शिवमोगा में। सर उड़ीसा की फेमस वाटरफॉल है खांदाखार एक और उड़ीसा में है। सर पुणे महाराष्ट्र में कुने फॉल्स है। उसके बाद सर वैसे कर्नाटका में और फॉल हैं जैसे हेबे फॉल्स है हेबे। और सर एक और फॉल आती है जो अपने उड़ीसा और विशाखापट्टनम के बॉर्डर पे आती है, दूधमा। और सर और जो मुझे इम्पोर्टेंट दिख रही है वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक सर ये डैम भी है शिव समुद्र कर्नाटका में। सर शिव समुद्र डैम है एक सर अपने काफी सारी मिल गई सर। हाँ वो मैं छत्तीसगढ़ की कह रहा था ना सर, वो तीतरगढ़ है, तीतारगढ़ है शायद, तीरथगढ़। हाँ तीरथगढ़। वही हाँ वो सर बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है ना, मैं कोई जनजाति का आपको बोल रहा। सर मेन तो ये दिखा। और सर एक राजस्थान की भी अपने ये वो कोटा और वो वाले एरिया में एक पड़ती है सर, चूलिया। अच्छा हाँ सर ठीक है। देखो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये कल मैं पूछूंगा भी तो सब लोग कर लेना। तो ये सारे तो मत करना, मेजर फॉल्स करके आप सर्च करना। ठीक है मेजर फॉल्स सर्च करना तो ज़्यादा नहीं बनेंगे। ये किस रिवर पे है या इनसे कौन सी रिवर निकल रही है और कौन सी स्टेट में है, ये समझ में आ गया। और इनके पास में कोई रेंज है या कोई जैसे मतलब कोई अरावली रेंज से निकल रहा है या मान के चलो कोई वेस्टर्न घाट से निकल रहा है। तो ये तीनों का काम कर लेना, मैं कल इस पर क्वेश्चन पूछूंगा, समझ में आ गया। तो ये काम कर लेना। इसमें सर एक इन्फोग्राफ है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप सर ग्रुप में दे सकते हैं। हाँ वो बता भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। सर वो इन्फोग्राफ है सर, वो मैं आपसे ठीक है। तो ये काम कर लेना क्योंकि देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आगे भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये काम कर लेना। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं वही काम करने को दूंगा जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो मतलब अपन उसके थीम पे काम करेंगे। अपन ये याद रखना ना, खुद से करोगे, ये लिख लेना। ये आप अगर भाई डिजिटल नोट बनाते हो तो वहाँ कर लेना, जो भी करना अपन कर लेना ये काम। या हो सकता है कहीं बुक से आपको मिल जाए तो बुक से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो, जो भी है वो करना कर लेना अपन ये काम। ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो ये है ये क्वेश्चन बनने का बस यही पॉसिबिलिटी थी, यह पता लग गया। चलो ठीक है। प्रेम्बल के बारे में, प्रेम्बल किसको याद है? मुझे चलो ठीक है श्वेता बताइए। हाँ बताइए प्रेम्बल बताइए बोल के। मतलब मैं बोलूं, मतलब कुछ क्वेश्चन ही पूछो कितने न्याय वगैरह इस वो टाइप मैं से। पूछूंगा, क्वेश्चन ही पूछूंगा। पहले आप अगर याद हो तो पूरा अगर बता दीजिए भाई, किसी को याद है तो। सर ऐसे तो मैं भूल जाऊंगी। ऐसे तो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में उसमें 3 न्याय है। ठीक है तुम्हें याद नहीं है, ठीक है। तो देखो ज्यादा बेहतर रहेगा इसको याद। इस तरह से। अरे वो तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उलझा ही दूंगा मैं तुम लोगों को, टेंशन काहे ले रहे हो, अभी पूछूंगा, टेंशन मत लो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है याद कर लेना, ज़्यादा बढ़िया है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, 2025 में भी आया था। ठीक है याद रख लेना, एक आध क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, मैं जिसे पूछता हूँ उससे ही जवाब मिलेगा। चलो ठीक है। श्वेता ये बताइए इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताइए फटाफट से। अरे बिना देखे बताना, कोई बेईमानी करेगा तो मैं उल्टा लटका के क्वेश्चन पूछ लूंगा, उसमें फंसोगे फिर। बताइए श्वेता, वो पकड़े जाओगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है। राजनीतिक न्याय होते हैं। मैंने स्वतंत्रता पूछी है तुमसे। मैं तो देखो रिवीजन करना है, मुझे याद तो है थोड़ा सा। मध्यवर्ती 3 प्रकार के न्याय है, विचार वैष्णवी स्वतंत्रता। हाँ प्रतिष्ठा और अवसर की। गलत है कि नहीं? सही है, यही है। मैंने क्या पूछा तुमसे क्वेश्चन? आपने यही तो पूछा है इसका। अच्छा सॉरी, उपासना की स्वतंत्रता होगी। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया, अगर उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। और ऑनलाइन वाले तुम लोग हो ना, पिटाई खाने से तो बच जाते हो। ऑफलाइन वालों को तो मैं पिटाई भी करता हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं सुधरते। तो मैं ऑनलाइन वालों की पिटाई तो क्या ही कर सकता हूँ। चलो किसको याद है? रमेश बताइए कितने प्रकार की स्वतंत्रता है?
सर 5 प्रकार के। बताइए। सर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, चलिए बताइए समता कितने प्रकार की है? क्षमता अवसर 2 प्रकार के। कौन कौन सी? अवसर है और प्रतिष्ठा। अच्छा ठीक है। मुदित, ये बताइए मुदित कि ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था प्रेम्बल? सर प्रियम्बल कौन से मतलब इसको कब मॉडिफाई किया गया था? अच्छा सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें सर सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया था सर। बस ओनली 2 ही वर्ड जोड़ा गया था? सर नहीं सर, और भी जोड़ा गया था सर। एक तरीके की इक्वालिटी भी जोड़ी गई थी। गलत। अच्छा सर, मैं बताऊं सर? बताइए। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र। उठा के फेंक दूंगा श्वेता। मतलब आगे से बोल रहे कि मैं जवाब दे रहा हूँ और उसके बाद गलत जवाब दे रही हो तुम। अब सोच लो। अच्छा ये जोड़ा गया था? अखंडता वर्ड जोड़ा गया था। अखंडता लास्ट में जोड़ा था ना, एक तो अखंडता लास्ट में जोड़ा था ना, और लगा के। अच्छा, अब दोबारा बताओ श्वेता, क्या क्या जोड़ा गया था? सर मैं नहीं बता रही अब ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अरे अब देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसे मजाक में लगो तो फिर तो हो गया भाई। टेक इट सीरियस, पढ़ के आइए। मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। चलो ठीक है। रमेश मुझे बताइए इन तीनों का क्रम क्या है जोड़ने का? कौन सर? पहले समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता। अच्छा ठीक है। और कौन कौन है? शिल्पा कहाँ? वो तो गायब भी है। शिल्पा बताइए कि ये जो जोड़ा गया था तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी थी। चलो ठीक है, अच्छी बात, आपको इतना तो पता। हाँ चलो बताइए शिल्पा, कितने प्रकार के न्याय होते हैं? सर 3 प्रकार के। बताइए कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छा ठीक है। चलो पहले मैं देख लो कौन कौन है तुम इन लोगों में से, यहाँ से फिर मैं क्वेश्चन अच्छे से बना के पूछूंगा ना। चलो ठीक है। युवराज रेडी हो क्वेश्चन के लिए या उधर क्लास कर रहे हो तुम? दो क्लास कर रहा है। चलो मुदित, ये बताइए मुझे। जी सर। संविधान का अंगीकृत कब, मतलब एडॉप्ट कब किया गया था? सर संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था सर? 1949 में अडॉप्ट किया गया था सर, जिसको आजकल हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से जानते हैं। 26 नवंबर। बताइए मुझे डेट। सर बता रहा हूँ ना सर, शायद मेरे को आवाज कट रही है। 26 नवंबर सर। 26 नवंबर 1949। हाँ सर 49 सर। उसको पहले सर कॉन्स्टिट्यूशन, आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से, या जिसको संविधान दिवस कहते हैं। क्वेश्चन भी है, वो याद रख लेना ये चीज। जी सर, ये क्वेश्चन देखा है सर, 3-4 बार आया है। हाँ ये क्वेश्चन सर 12th बोर्ड में भी आता है सर। अच्छा ठीक है। चलो रमेश बताइए, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? ये बच्चे को याद होता है, ये मत बोल देना कि मेरे को ये पता नहीं है। पहली क्लास के बच्चे को पूछ लेना जाके। 2 साल 11 महीने 18 दिन। अच्छा चलो ठीक है। मुझे पैसा भी याद है। चलो मैं पूछ रहा हूँ कि सना बताइए, जो संविधान की जो पावर है उसका सोर्स क्या है? सोर्स मतलब संविधान को पावर कहाँ से मिलती है? संविधान को पावर कहाँ से मिलती है? संविधान को पावर कहाँ से मिलती है? यस, मतलब संविधान को राइट कौन देता है कि आप ये कानून बना सकते हो, ये कर सकते हो? कौन देता है बताइए? इसमें मैं थोड़ा सा अभी रुकिए, अभी इसका जवाब देने दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है मुदित तुम बताओ। सर यही जैसा पहले लाइन है, वी द पीपल। सर हम भारत के लोग, हम खुद ही को ही ये पावर्स दे रहे हैं सर। ये अपने उसमें लिखा हुआ है सर, प्रेम्बल की पहली लाइन, वी द पीपल हैव सोलेमनली रिजॉल्व्ड दैट, वो वाला। हाँ तो ये याद रख लेना, ये चीज उठा के फेंक दूंगा नहीं तुम लोगों। ये सबसे बहुत मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि संविधान को पावर कौन देगा। चलो ठीक है रमेश बताइए कि संविधान प्रस्तावना कहाँ से ली गई है?
सर प्रस्तावना मतलब प्रेम्बल अमेरिका से लिया गया है और उसका भाग जो है भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया सम्राट की है। ये देखो इसका तो बहुत ज़्यादा याद है। चलो उतना याद रख लो कि कहाँ से लिया गया है, ठीक है। चलो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वो सही है या गलत है ये श्वेता बताएगी, ठीक है। संविधान जो है ना, प्रस्तावना जो है संविधान का इंट्रोडक्शन है, ये बात सही है या गलत है श्वेता? हाँ। ओके सर, कोई इसको मतलब काउंटर करेगा कि ये सही है या गलत? सही है सर। अच्छा चल, सब एग्री हो ना इस चीज़ के लेके, ठीक है। तो पहली बात याद रखना कि अमेरिका संविधान से लिया गया है इसको, ठीक है। पहली बात ये चीज़ याद रखना, इसका बेसिक क्वेश्चन यहीं से जो पूछा जाएगा। तो मैं अभी प्रेम्बल पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इसको संविधान का इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो ये बात याद रखना कि मतलब जैसे होता है ना कि किसी जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हो कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही भारत का जो है या संविधान का इंट्रोडक्शन है ना, प्रस्तावना है कि भाई जो संविधान लिखा है उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, समझ में आया। तो जो ये मतलब ये तरीके से सार है, एक तरीके से ये मतलब संविधान का सार है कि संविधान में क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो याद रखना कि इसको इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, कि ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रस्तावना जो है संविधान का, परिचयता भूमिका भी कहते हैं इसको, ठीक है, या संविधान का सार भी कहते हैं। ये बात याद रख लेना, ठीक है। वो क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछूंगा जो पीसीएस में पूछे जाते हैं, मैं डायरेक्ट यूपीएससी वाले ही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अपना टारगेट है यूपीएससी प्री, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलो बताइए मुदित, नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या बोलोगे? सर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया था? सर ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सर 1946 में आया था। डेट मुझे ध्यान नहीं है, ईयर मैं बता सकता हूँ और डेट स्पेसिफिक मोर याद रखना कि नेहरू ने ये दिया था 13 दिसंबर 1946 को, और जो संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। याद रखना ये सब लोग, ये फैक्ट। सर एक बार इंग्लिश में बोलो ना सर, ये 47 से 48 समझ में नहीं आता। अरे 47 इतना भी हिंदी नहीं आता क्या? 1947। अच्छा 47, हाँ ठीक है। 1900 इतना अंग्रेज में मत बनिए कि नहीं सर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था इसी को ही है ना बाद में एडॉप्ट जब किया गया तो ये प्रेम्बल बना, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। अपनाने के बाद भी बना था, जब संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जब इसको एडॉप्ट किया तब ये जो है प्रेम्बल बना था अपना, ये चीज़ याद रखना। फिर 42 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी उस टाइम थी। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सेक्युलर, ठीक है, नहीं पहले जोड़ा गया था सोशलिस्ट, सेक्युलर और वो इंटीग्रिटी। जी सर, ठीक है। तो ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, याद रख लेना ये चीज़। तो मैं वही चीज़ें करवा रहा हूँ जो यूपीएससी ने पूछा है, ठीक। आप देखो मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ, उसका जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बताइए संविधान का उद्देश्य क्या है? कौन बताएगा? रमेश बताइए संविधान का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समता और न्याय। हाँ, संविधान के अनुसार सबसे मेन चीज़ है सब लोगों को जस्टिस मिले, ठीक है, सबको फ्रीडम मिले, ठीक है, समानता और बंधुत्व संविधान के सबसे प्रमुख उद्देश्य हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। फिर संविधान का अधिकार का स्रोत मैंने बता ही दिया था, जनता ही है जो संविधान को पावर देती है कि भाई आप लोग बनाइए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पावर कहाँ से एडॉप्ट करता है, यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना ये भारत के लोगों से ही लेता है, ठीक है। चलो शिल्पा बताइए भारत का नेचर कैसा है? शिल्पा बताइए, हाँ बताइए भारत का नेचर कैसा है? सर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन मुझे। मतलब अगर आप जैसे मान के चलो विदेश में गए और आपसे पूछ रहा है कि भारत क्या है या भारत का नेचर कैसा है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे मान के चलो कि तुम्हारे बारे में पूछा जाए तुम्हारा नेचर कैसा है, तो तुम अपने बारे में कौन सी चीज़ें बताओगी? भाई जो पॉजिटिव चीज़ें होगी आपकी वही बताओगी ना आप। सर उस टाइप से पूछ रहे हैं कि जो जैसे समाजवादी, पूंजीवादी, ये वाला। हाँ मतलब वो और के यही तो होता है ना भाई, भारत को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तांत्रिक देश है ना सर। हाँ और क्या है बताइए? समाजवादी भी है सर। और पंथ निरपेक्ष। और
गणतंत्रात्मक उत्तर बोल दीजिए जहाँ देश का मुखिया चुना जाता है। हाँ, गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश है। पहला सबसे मेन चीज़ है, पहले सोवरन कंट्री है अपन, संप्रभु देश है अपन। मतलब इसका मतलब होता है संप्रभु के अपने जो डिसीजन होता है भारत खुद अपने सही विवेक से लेता है, ट्रम्प के कहने से नहीं लेता है। समझ में आया? ये चीज़ याद रख लेना सर। दो तीन पॉइंट्स मैं बताऊं सर? हाँ बताइए बताइए सर। एक नेचर है जो इंडिया का या इंडियन पॉलिटी का अपन कहेंगे सर, रूल ऑफ लॉ, कि सर लॉ ही सब सुप्रीम है और सब इक्वल है। सर हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अपने फीचर्स में लिखा है सर। और अपने यहाँ सर जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है सर, सेपरेशन ऑफ पावर है। और सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड इन द सेंस कि सर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ही मुश्किल, एक बार बन गए वो बहुत ही मुश्किल से उनको अमेंड करा जा सकता है या तोड़ मरोड़ सकते हैं। और फ्लेक्सिबल इसलिए है कि कुछ ऐसे मुद्दे भी दे रखे हैं जो आसानी से सिंपल मेजॉरिटी से आप उसको चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको अमेंड या वो कर सकते हैं सर। और दूसरी चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज और है सर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह लो या इंडिया के नेचर के बारे में कह लो सर, जो अपना संविधान है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर लिखित है सर। जबकि अपन देखेंगे यूके का अपन कंपेयर करते हैं सर, जनरली यूके का कॉन्स्टिट्यूशन वो ओरल है या जो टेस्टिमनी से आता है। और सर अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन के साथ साथ लेंदी भी है सर, काफी डिटेल वर्जन, मतलब कई बार इसका अमेंडमेंट हो चुका है। उसके हिसाब से ये कई लिखा सर, सब लिखित में है सर, ये जितना भी है सारा लिखित है। और जैसे बच्चों ने पहले भी बताया सर, इंग्लिश शायद हिंदी में बताया था, मैं उसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ सर। सर अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम है सर, पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का। और सर रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जैसे बताया भी शायद रमेश ने, कि जो अपने हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट है सर, वो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, जो कि चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड है पर वो इलेक्टेड है। चलो ठीक, श्वेता बताइए, भारत का हेड कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है सर? मैं बताऊं सर? नहीं, तो श्वेता को मैं पूछ रहा हूँ। श्वेता बताइए, श्वेता बताइए। अच्छा, राष्ट्रपति, ठीक है। क्यों बोला जाता है राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट? ये कौन बताएगा क्वेश्चन? रमेश बताइए, हेड ऑफ द स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर संसद का अभिनंदन है पहली नंबर। अच्छा, और दूसरे नंबर राष्ट्र का मतलब पहला व्यक्ति से माना जाता है किसी भारत का, इसलिए उसे हेड मान। ठीक है, और कोई एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? मोदित बताइए। सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अपने जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, जो कि जैसे रमेश ने बताया, अपने पार्लियामेंट को नया सेशन बुला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और जब इलेक्शन होता है उसके बाद जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए बुला सकते हैं। दूसरी चीज इसमें यह है सर, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होने के साथ साथ सर परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी है सर। जैसे सर हम लोग भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव ही बनने जा रहे हैं, जिनको आप एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं सर, वो हमारे ही मतलब हम सब एडमिनिस्ट्रेटरों में से सबसे ऊपर प्रेसिडेंट की ही पोस्ट मानी जाएगी, जैसे रमेश ने बताया और बाकी बच्चे भी बता रहे हैं कि सर फर्स्ट है, मतलब अपन क्या बोलते हैं इनको सर, प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट से ही शुरू होता है जो भी है, कि प्रेसिडेंट के बाद सब आएंगे धीरे, जैसे उसके बाद चाहे प्राइम मिनिस्टर आ जाए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाए, वॉट एवर द केस इज, ये बात है। चलो ठीक है, शिल्पा ये बताइए। हाँ बोलिए। एक पॉइंट और है, मुझे सुनाई नहीं दिया रमेश का क्या बोले वो, मगर मुझे ये जैसे राष्ट्रपति होते हैं ना, तो जो भी काम हम करवाते हैं तो वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितनी भी संडे होती है सेरेमोनियल कंडीशन के लिए हमको एक मुखौटा चाहिए, कि मतलब जैसे मान लो तो नाम मात्र का होता है, लेकिन ये कि हम सब प्रेजेंट करते हैं कि राष्ट्रपति ने ये किया, राष्ट्रपति ने ये किया, तो उसके लिए भी उनको एक हेड माना जाता है। सर मैं 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा सर, 1 मिनट, लाइट चली गई है सर, 1 मिनट। ठीक है, एक मिनट, आप सर कंटिन्यू करें। चलो ठीक है, शिल्पा बताइए कि संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? सर लागू, हाँ
सर 26 नवंबर 1949। चलो रमेश बताइए, संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? सर 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, परंतु पार्शियली लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 के बाद। ये चीज़ याद रखना, इन चीज़ों में अंतर अरे है। उसमें इलेक्शन कमीशन और राज्य यही सब है जो लागू हो हाँ, तो गए। कुछ चीज़ें, Important कुछ point। प्रोविज़न उसके जो है लागू हो गए थे। ठीक है, ये बात याद रखना। अब मेरा मानना है कि ज़्यादा अच्छा होगा कि प्रेम्बल याद कर लेना, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। अरे काफी क्वेश्चन बना दिए प्रेम्बल से आप। तो अभी देखिए ना, अभी तो मैं और बनाता हूँ, अभी तो तुम लोगों को फंसाना तो बाकी है। अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। चलो, अब बहुत अच्छा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये। चलो सना बताइए, जो संविधान की प्रस्तावना में जो जितने भी आदर्श दिए हुए हैं, उनका रिफ्लेक्शन जो है संविधान के कौन से पार्ट में देखने को मिलता है, ये बताइए। और ये यूपीएससी ने इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी है। चलो बताइए सर आदर्श मतलब जो, समझी नहीं मैं। आदर्श जो भाई, जो प्रस्तावना में जो भी शब्द दिए हैं या जो भी उल्लेखित जो आदर्श है कि भारत को ये करना है, ये तो सर सब वो तो उल्लेखित समझ कहाँ, गई मतलब मैं। उसका प्रभाव आपको संविधान में कौन से प्रोविजन में दिखता है आपको? जैसे कि हमने पढ़ा था न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, तो वो भी दिखेगा, और कहाँ स्वतंत्रता दिखता है? तो दिखेगी हाँ वही ना, वो कहाँ दिखता है संविधान के कौन से पार्ट से? जी सर, जी सर। सर बताइए। बता रही हूँ, स्वतंत्रता जिसे फंडामेंटल राइट में दिखेगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना वाला, और समता, कानून के समक्ष समानता, ये भी फंडामेंटल राइट में दिखेगी। तो सर ये यूपीएससी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब में आ जाएगा, क्योंकि प्रीएम्बल तो काफी वाइड अप्रोच से हो जाएगा। तो चलो, अच्छा आंसर दिया। चलो शिल्पा बताइए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। अरे हाँ, तो ये तो हिंदी अनुवाद बता रहे हो, इसका मतलब बताइए आप मुझे। सर मतलब जहाँ पे लोगों का शासन, जैसे हम जनता के द्वारा। हाँ बताइए श्वेता। हाँ, अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग भाषण के दौरान ये कहा था कि जनता के द्वारा शासन, मतलब जो भी, मतलब शासन कौन, जैसे हम लोग किसमें लिखा है प्रियम्बल में, तो मतलब वो यही बताना चाह रहा है कि जनता का शासन, मतलब इस तरह से नहीं। लोकतंत्र में गलत डेफिनेशन दे रही हूँ। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। चलो रमेश, इसको और प्यूरिफाई कीजिए इनके डेफिनेशन को। सर अब्राहम लिंकन वाली परिभाषा की लोकतंत्र की परिभाषा? लोकतंत्र की परिभाषा में सर कुछ मूलभूत तत्व होने चाहिए, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए ये, और निर्वाचन आयोग होना चाहिए, लोगों को चुनाव लड़ने की आजादी होनी चाहिए। अरे नहीं, लोकतंत्र का मतलब होता है सर्वोच्च जो पावर होती है वो जनता के हाथों में है। जो तुम लोग सोचते हो ना देश मोदी चला रहा है, नो यू, अगर इस देश के साथ कुछ भी हो रहा है, अगर ये देश किसी के साथ गलत कर रहा है तो आप लोग कर रहे हो, क्योंकि जनता के हाथों में। और आप ना गाली नेताओं को देते रहते हैं, मतलब गलती अपनी है, क्योंकि आप जिसको चुनते हो वो उसी टाइप की जो है योजनाएं बनाते हैं। तो ये याद रखना है ना, इसका जो डेमोक्रेसी सबसे रियल मीनिंग यही है कि सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथों में होती है। जैसे अभी मान के चलो, पाकिस्तान को अगर अटैक करना था तो जनता अगर डिनाई कर देती ना तो नहीं किया जाता। ये बात याद रख लेना, सरकारें नहीं कर सकती। सर मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, जो जैसे कंपैरिजन के लिए बताते सर, जैसे कि ये होता है ना लोकतंत्र, और एक होता है ये दूसरा तंत्र होता है ना राजतंत्र। हाँ चलो यही बता दो। रमेश बताइए, तुम बताइए 3 प्रकार के कौन कौन से तंत्र होते हैं? 3 क्या, ज़्यादा भी बता सकते हो, आजकल तो 4-5 चल रहे हैं। बताइए रमेश। अरे सर नियामकवाद होता है, तानाशाही होता है, लोकतंत्र होता है, साम्यवाद होता है, समाजवाद होता है। नहीं ये नहीं। और किसी पता है? मुदित बताइए, मुदित। जी सर। सिस्टम के टाइप बताइए, जैसे डेमोक्रेसी होता है, एक ऑटोक्रेसी होता है, और बताइए। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक तो सर अपने जैसे अपन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक सर एरिस्टोक्रेसी, एक जैसे चाइना है वन पार्टी सिस्टम है, और एक है सर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है।
एक सर होता है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे यूएसए है, और एक सर होता है जैसे यूके का अपन लेते हैं मोनार्की प्लस पार्लियामेंट्री, मतलब वहां पर मोनार्क भी है और पार्लियामेंट भी है। यहाँ ऐसे मुझे याद आ रहे हैं। और सर एक मैंने पढ़ा था सर इसके बारे में अपने, या तो जर्मनी या स्वीडन के बारे में, स्वीडन में या कहीं सर, नहीं सर स्विट्जरलैंड में, सर स्विट्जरलैंड में एक अलग टाइप का होता है, वो मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चलो ठीक है। अरे देखो, एक तो होता है लोकतांत्रिक जहाँ पे शासन जो है जनता के आधार पे चलता है, जनता के हाथों में होता है, ठीक है। एक होता है तानाशाह। तानाशासन के एग्जाम्पल कौन है? हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया, मतलब या अभी जो किम जोंग है जो नॉर्थ कोरिया का जो है, वो वहाँ क्या तानाशाह शासन है। तानाशासन का मतलब शासक की इच्छा ही कानून होगी, ठीक है। जनता की इच्छा को कोई पला नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तानाशाह हो गया। एक होता था राजतंत्र, जो पहले के ज़माने में होता था, ठीक है। राजतंत्र और जो थोड़ा बहुत तुम बोल सकते हो तानाशाह, वो सिमिलर टाइप से ही है, पर उसको एक अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। एक है आजकल जो नया चल रहा है प्लूटोक्रेसी। ये किसी को पता है प्लूटोक्रेसी? देखो तुम लोग है ना ये नई नई चीज़ें नहीं सीख रहे। देखो एक तो प्लूटोक्रेसी होता है, एक ब्यूरोक्रेसी। आजकल ये भी नया वर्ड चला है कि ब्यूरोक्रेसी, मतलब देखने में तो चल रहा है कि देश मतलब नेता लोग चला रहे हैं, पर रियलिटी में जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, आईएएस हो गए, सचिव लोग, तो इनको बोला जाता है कि ब्यूरोक्रेसी मतलब ब्यूरोक्रेट शासन है। मतलब कि वहाँ पे जो डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं, ना कि नेता लोग ले रहे हैं या जनता नहीं ले रही है, ठीक है। प्लूटोक्रेसी या जो है, देखो एक होता है जहाँ पे मतलब बहुत पैसे वाले लोग ही डिसीजन ले रहे हैं उस देश को चलाने के लिए। तो भारत में अगर देखोगे ना, देखो नाम मात्र का है, तो मैं ये जो बता रहा हूँ आपको चीज़ें मेंस में लिखने में काम आएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ जो धनी लोग होते हैं उन्हीं के आधार पर देश की नीतियाँ बनाई जाती है, वो सब कुछ होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र मतलब जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मतलब जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो धनवान लोग या जो बहुत पावर सत्ता में वही लोग जो है पूरे देश का डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो उनको बोला जाता है कुलीन तंत्र उस टाइप से। जैसे पहले जो अगर आप देखोगे रिनेसा के टाइम में जो है वहाँ पे जो कुलीन तंत्र होता था, जिसमें चर्च पादरी हो गए, ये सब चीज़ें जो आए या राजा महाराजा उस टाइप। कुलीन तंत्र मतलब जो मेजोरिटी जो फाइनेंशियली या बहुत मजबूत होते हैं, तो वही लोग जो डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। तो ये 4-5 के टाइप होते हैं, पता होना चाहिए। मेंस की आंसर राइटिंग ले पीटी में तो काम नहीं आएगा, पर ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है। श्वेता बताइए कि राज्य का धर्म कितने प्रकार के होते हैं, और एक एक एग्जाम्पल भी बता दीजिए। जैसे भारत है भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो वैसे और कौन कौन से होते हैं वो बताइए मुझे। पंथनिरपेक्ष इसी हाँ पंथनिरपेक्ष होता है, उसका एग्जाम्पल भारत हो गया, और उसके अलावा बताइए। जैसे अफगानिस्तान है, तो वहाँ पे क्या है? वहां पर मतलब सर हम जो क्या बोलते हैं, जैसे कुरान वगैरह जो होते हैं उसके अनुसार, मतलब एक मिनट में सोचती हूँ, तो उसके अनुसार ही वो चलते हैं। वो क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड में याद नहीं कर पा रही हूँ। अरे हाँ, तो वो जो मैं बता रहा हूँ सिस्टम, उसमें धर्म तंत्र भी आएगा, जहाँ देश है ना धर्म के आधार पे चलता है। जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है ये क्या है? ये रिलीजियस क्रेज, मतलब उसको बोलते हैं। इसको धर्म तंत्र और राजतंत्र भी बोल धर्म सकते के हैं। अरे नहीं, राजतंत्र अलग होता है भाई। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, धर्म तंत्र में जहाँ पे धर्म का शासन कर रहा हो, जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान में क्या होता है। वंशानुगति चल रहा है हाँ? सऊदी में वंशानुगति। हाँ वही, वो अलग हो गया वो। अरे मैं जब समझे धर्म तंत्र क्या हुआ। अफगानिस्तान में जैसे एग्जाम्पल है, धर्म के अनुसार चाहे निजी शासन हो चाहे सार्वजनिक शासन हो, वहां पर क्या है इस तरह से। और जैसे एग्जाम्पल है जो धर्म को नहीं मानते, जैसे यूएसएसआर है ना। और एक और थे, जैसे हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो हम भारत मान सकते हैं हम कि राज्य, हाँ आप अपने स्वतंत्र हो कि आप स्वतंत्र हो कि आप निजी स्पेस पे आप जैसे आप मान लो मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, तो मैं कुरान पढ़ सकती हूँ, या फिर मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम में परिवर्तन होता है, तो मैं कुरान भी पढ़ सकती हूँ, जो भी उनकी 5 तरह की नमाज होती है वो भी पढ़ सकती हूँ। या कोई मुस्लिम है वो अपनी इच्छा से अगर चाहे तो वो हिंदू धर्म अपना ले, वो चाहे तो वो क्या नाम है महाभारत पढ़े, चाहे रामायण पढ़े, चाहे माला जपे, वो उसकी स्वतंत्र निजी है। लेकिन उसका राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है वो कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता आप कर सकते हैं निजी तौर पर। चलो ठीक है, वो भी हो गया। और देखो मैं एक चीज़ कुछ बताता हूँ, जैसे उसको बोला जाता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जो धर्म को आधार बना के जो देश चल रहे हैं। तो उसका एग्जांपल पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश तो नहीं था, पर अभी नौटंकियाँ हो रही है वहाँ पे।
पर पहले मतलब हाँ, जैसे वहाँ पे ईस निंदा कानून है, भारत में नहीं है ये कानून, ये चीज़ याद रखना। कैन मॉडल भी तो है अफगानिस्तान में। हाँ, मतलब अफगानिस्तान का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो उनको रिलीजियस हाँ। फंडामेंटलिज्म कंट्री बोलते हैं उनको, जो धर्म के आधार पर जो है अपने देश को चलाते हैं, ठीक है। अब एक होता है स्टेट जो है नास्तिक होता है, नास्तिक जो मतलब धर्म को मानते ही नहीं है। तो वैसे स्टेट कौन से हो गए तुम्हारा? चाइना हो गया, यूएसएसआर। रशिया हो गया, जहाँ पे धर्म को नहीं मानते वो, ठीक है। वहाँ पे जो राज्य क्या करता है, सभी धर्मों का जो है विरोध करता है, वहाँ पे माना ही नहीं जाता, ठीक है। सैद्धांतिक राज्य जो अपना विशेष धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान, ये सब याद रखना। बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब सारी की सारी चीज़ें याद रखना। चलो शिल्पा बताइए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है? अरे एग्जाम्पल भी बताना आपको। अब मैं पहले बता रहा हूँ, पीटी मैन दोनों तैयार हो जाएगा इन चीज़ों से, अगर अपने एग्जाम्पल ऐड करके रखोगे तो। बताइए शिल्पा। सर मतलब जहाँ पे मतलब जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब देश है। कैसे बोलोगे कि जहाँ भारत पे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बताइए। क्योंकि सर यहाँ पे किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, सारे धर्म को मतलब समान महत्व है। आपको आजादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ओके, चलो रमेश बताइए क्या होता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब? सर मैं भी इसमें कुछ बताना चाहूँ, पहले रमेश बता दे। धर्म सेंस में यूज होता है। एक होता है कि धर्म मतलब राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जैसे भारत का है। दूसरा है एक यूनाइटेड सेंस होता है, जैसे यूरोप का है, जैसे कि राज्य का धर्म नहीं होगा और राज्य किसी धर्म को प्रमोट भी नहीं करेगा और सार्वजनिक स्थल पे वो प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं देगा, जैसे फ्रांस का है। फ्रांस में क्या है सर, सेक्युलरिज्म मतलब कि आप जो धार्मिक कार्य करना चाह रहे हैं ना, आप अपने घर के अंदर धार्मिक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पे आप धार्मिक नहीं हो सकते। अब देखो इसका देखो कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो रहा है। जैसे भारत में क्या होता है कि कोई बुर्का पहन के जा रहा है, या कोई पंडित वो जो भगवा धारण करके जा रहे हैं। अब ये चीज है ना, वैसे तो वो सही है, कहाँ का बताया इन्होंने, वो सही है, अपने घर में करो और बाहर हाँ यही होना चाहिए, यही रियलिटी है, यही होना भी चाहिए। धर्म आपका है ना, ये चीज याद रखना, धर्म आपका निजी विषय है, वो सार्वजनिक विषय नहीं है। लेकिन सर इसकी हानियां भी है ना, जैसे फ्रांस का है ना कि मतलब पॉलिटिकल कल्चर उनको प्रमोट किया जाता है। और फ्रांस की जो कल्चर है ना सर, जैसे भारत है कि यहाँ के बहुत सारे जो स्थान है ना, केंद्र है, शहर है, जैसे बनारस ले लीजिए या अजमेर ले लीजिए या मदुरई ले लीजिए, वो लोग प्राचीन शहर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो धार्मिक केंद्र रहे हैं। शहर जो ही 3 चीजों के लिए बन सकते हैं, तो ये तो कोई खनिज संसाधन हो, उसके खनन के लिए शहर बन जाए, ये तो मतलब उसका कुछ महत्व हो। लेकिन जब धार्मिक शहर बनता है ना, उसका अस्तित्व बनारस रहता है। जैसे बनारस का इतिहास देख लीजिए, मदुरई के घोष सिटी एक अवधारणा आती, घोष सिटी, जैसे वहाँ चिली घोष सिटी, क्योंकि जब तक खनिज थे वो शहर थे, उसके बाद जब खनिज समाप्त हो गया वहाँ कोई है ही नहीं, तो इसकी नुकसान भी है ना सर। लेकिन अभी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जरूरत का भी क्या चीज के हुआ ना, वो भी इम्पोर्टेंट। चलो मुदीत बताइए आप क्या बता रहे थे? जी सर, मैं वो बस जैसे अभी रमेश और सबने बताया, मैं बस वही 2-3 पॉइंट्स ही ऐड करना चाहूंगा सर। ये अपने इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें सर, इंडियन सेक्युलरिज्म में जैसे बताया कि राज्य का या स्टेट का कोई धर्म नहीं है और सब धर्मों की तरफ इक्वल रिस्पेक्ट स्टेट करता है। और सर स्टेट ना तो कोई धर्म को प्रमोट करता है, ना किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है धर्म के बेसिस पे कि भाई ये फलाना धर्म बड़ा है, ये छोटा है, ये चीज। और सर अपने इंडिया में एक ये जैसे कॉन्सेप्ट भी आता है सर, सर्व धर्म समभाव। सर इसका ये सर हमारे जैनिज्म में भी ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ये बताता हूँ हमेशा सबको कि सर सर्व धर्म संभव का मतलब है कि जितने भी धर्म है सब एक ही बात करते हैं कि इक्वालिटी फॉर ऑल, ट्रूथफुलनेस, सच बोलो, चोरी नहीं करो, अपरिग्रह करो, सब यही बात करते हैं कुल मिला के। तो सर सर्व धर्म संभव का मतलब है जितने भी अच्छे सब धर्म है, सब अच्छे हैं, उनके अच्छे गुणों को लेके आप फॉलो करें। और इंडिया के मामले में सर जो अपना स्टेट है वो एक डिस्टेंस रखता है
जिसको प्रिंसिपल डिस्टेंस बोलते हैं, ये नहीं कि वेस्टर्न मॉडल की जैसे कि बिल्कुल ही इंटरफेयरिंग नहीं करेगा, इंटरफेयर कर सकता है कुछ मामलों में अगर स्टेट नेसेसरी समझे तो। नहीं, अरे सुनिए, जो आपने बोला ना सर्वधर्म समभाव का मतलब ये वो कि धर्मनिरपेक्षता एक अलग चीज होगी, वो उन्होंने धर्म समान भाव रखना सभी धर्म के प्रति, अच्छा वो अलग आ गया। और पंथ निरपेक्ष में यह है कि राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य मतलब तटस्थ रहेगा, राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। आप क्या करते हो, काम मनाइए, त्योहार मना रहे कुछ भी मनाइए। देखो मतलब देखो दो चीज़ें, यूपीएससी ने ना 2 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है और इंडियन सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है। 2 बार आया है क्वेश्चन है, 2024 में मेंस में भी आया, उससे पहले भी आया है। ठीक है, तो उसका डिफरेंस सीधा सा है कि जैसे अमेरिका में या जो वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे मतलब एकदम बिल्कुल सेपरेबल है कि वहाँ पे धर्म जो है राज्य की एक्टिविटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा, और ना ही राज्य जो है धर्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। पर भारत में क्या होता है कि पृथकता तो है, परंतु एक लिमिटेशन तक ही है। जैसे अभी मान के चलो अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो वहाँ पे आर्मी लगाया जाता है। जहाँ होगा त्योहार, सुनो श्री, तो वहाँ पे क्या हो, जैसे अमरनाथ यात्रा चल रही है तो भारत गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पे, मान के चलो सेवा के मतलब ये फोर्स लगाती है। दूसरी बात सबसे बड़ा एग्जांपल था कि जो ये हज जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट पहले सब्सिडी देती थी और अभी भी देती है। तो ये है कि भारत मतलब इसमें पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं है, भारत इन्वॉल्व होता है, ये चीज़ याद रख लेना। सर एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है सर, एक बोलिए। हाँ बोलिए मुदीत। हाँ सर, जैसे अपन ने बोला ना कि अपन की एक डिस्टेंस रखेगा पर इन्वॉल्व भी होगा। जैसे सर एक है सर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए, या एग्जांपल सही है या जैसे जो मतलब सो कॉल्ड मतलब जिनको अपन कहते हैं, जैसे वो चीज गलत है, लोग कहना नहीं चाहिए, जैसे पिछड़ी जाति आगे मतलब जो ऐसे हैं उनकी टेम्पल में एंट्री का काम, ये चीज को इंटरवेंशन करेगा सर स्टेट। यहाँ सबरीमाला मंदिर का टेम्पल है, और ये हाजी हजरत अली करके है ना, हाजी हजरत अली एक मुंबई या महाराष्ट्र में है, उसमें ना वुमेन्स को अलाउ नहीं होता है दरगाह में जाना। हाँ, तो वो ये चीज में इंटरफेरेंस स्टेट कर सकता है, क्योंकि ये जब करेगा सर कि जब कोई पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है, मॉरलिटी पे बात आ रही है, लोगों की हेल्थ पे बात आ रही है, जैसा सब बता रहे हैं। और अब श्वेता कुछ बताएगी, मेरे को लिमिटेड ही आता है सर, ज्यादा नहीं आता। बताइए श्वेता क्या बता रही है। सर कुछ नहीं। चलो ठीक है, रमेश बताइए व्यक्ति की गरिमा क्या होती है। होती है इसमें तात्पर्य है कि व्यक्ति अपना जो है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने में जो विशेष बाधा है वही व्यक्ति की गरिमा का हरण करता है। जैसे व्यक्ति को मतलब आजादी होनी चाहिए कि अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप मतलब कि विकास कर पाए। जैसे कि आप छुआछूत के माध्यम से उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं। अच्छा, यही होता है। और उसके माध्यम से मतलब कि आप शब्द कह के भावनात्मक उसे तोड़ सकते हैं कि आप इस चीज से बिलोंग करते हैं इसलिए आप निम्न कुल के हैं, इस टाइप की कह सकते हैं। चलो ठीक है, मुझे न्यू फॉर्म ऑफ द अनटचेबिलिटी के रूप बताइए। न्यू फॉर्म ऑफ द मतलब नए स्वरूप कौन कौन से उभर के आ रहे हैं अनटचेबिलिटी के। बहुत सारे हैं सर, जैसे कि मतलब आप देख लीजिए कि समाज में बोल देते हैं ना EWS सिदामा कोटा, सीधा अभी जैसे बोल देते हैं, या आरक्षण को मतलब बैसाखी बोल देते हैं। अभी नए मतलब टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, और दिव्यांगों के लिए आ रहे हैं, महिलाओं के लिए आ रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक होके बोल देते हैं। इसलिए महिला है चलो मुदीत बताइए अनटचेबिलिटी का क्या, पहले तो अनटचेबिलिटी बता दो, अनटचेबिलिटी को डिफाइन कर दो, उसके बाद में इसके न्यू फॉर्म ऑफ बताइए, तो सोशियोलॉजी में आपके लिए भी जरूरी है, बताइए सर। न्यू फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी में बता रहा हूँ सर, जैसे
अपने सर कोई भी शहर में आप देख लें सर, सबसे बड़ा एग्जांपल अपने आता है सर धारावी में सर, सेपरेट हाउसेस जिनको सेग्रीगेटेड हाउसेस कहते हैं सर। मैरिज में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जैसे आजकल भी पढ़े लिखे फैमिलीज में भी इंटरकास्ट मैरिज करने में एक वो होता है क्या बोलते हैं, टैबू जिसको कहते हैं। एक सर सोशल बायकॉट हो गया, एक सर ऑनर किलिंग हो गया जैसे पहले। अब तो हालात सुधर रहे होंगे नो डाउट, जैसे हरियाणा में, मतलब नो ऑफेंस किसी को भी, कि सर बेटी पैदा हो गई तो हमारा सो कॉल्ड फैमिली का ऑनर खराब हो गया सर। अब अपन कह रहे हैं सर पब्लिक सर कम्युनिटी हॉल या टेम्पल में, सलून में एंट्री का, पब्लिक स्पेसेस को एंट्री सर। और अपना हो गया सर अपने ये वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एक एग्जाम्पल है सर। और एक है सर डिनायल ऑफ क्रेडिट। सर डिनायल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि सर जो ये बैंक्स हैं या जो अपन प्राइवेट लेंडर्स हैं वो क्रेडिट देने में वो कर रहे हैं इन अनटचेबिलिटी के हिसाब से। सर एजुकेशन में भी होती हैं सर, जैसे सर अपने मिड डे मील्स में देखा गया है सर कई स्कूलों में कि मतलब साथ में तो सब बैठे हैं पर वो देने में थोड़ा कर रहे हैं। अब और भी हैं सर, जैसे देखो मैं कुछ चीज़ें, चलो ठीक है ये सब बताया, पर न्यू फॉर्म में बताता हूँ कुछ चीज़ें। देखा जैसे अनटचेबिलिटी, एक मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले अनटचेबिलिटी मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ों से दूर कर देना कि आप इसके योग्य नहीं हो। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि डिजिटल जैसे इक्विपमेंट होते हैं, तो जैसे अनलिटरेट पीपल है उनको तो पहले दूर कर दिया जाता है। अब जैसे मान के चलो चैट जीपीटी ऐसी जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब बेचारे जो लोग मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, और हाँ अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने किसी ने किया है ना कि वहाँ पे बैन कर दिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जो बैन किया है अभी बच्चों के लिए। हाँ सर, ये भी एक अनटचेबिलिटी का एक एग्जांपल है कि सर 16 साल के जो उम्र के कम बच्चे हैं उनको बैन कर दिया सर सोशल प्लेटफॉर्म सारे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह और भी जो है स्नैपचैट वगैरह। ठीक है, तो एक तो ये नए नए एग्जांपल याद रखा करो, जितने नए एग्जांपल रखोगे मेंस में उतना अच्छा नंबर मिलेगा, ये बात याद रख लेना। चलो ठीक है, श्वेता बताइए समाजवाद क्या होता है? श्वेता समाजवाद नहीं पता? चलो ठीक है, शिल्पा बताइए। शिल्पा समाजवाद क्या होता है? पहले रुकिए, शिल्पा बताने दीजिए। हाँ बोलिए शिल्पा। सर डिटेल्स नहीं बता पाऊंगी। चलो श्वेता बताइए। अरे पता होना चाहिए भाई, ये चीजें पीटी में भी काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी, जितना क्लियर रखोगे। बताइए। समाजवाद ना एक विचारधारा है, जैसे संपत्ति का समाजीकरण हुआ या समानता में विश्वास, और मजदूर और जैसे वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना वगैरह, जैसे शोषण को ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दो ऐसे मैं समझा पाऊंगी अच्छे से। चलो ठीक है, रमेश बताइए क्या होता है समाजवाद? मार्क्सवादी। क्या बता रही श्वेता? बताइए मार्क्सवादी। हाँ, जैसे मार्क्सवाद होता है वो क्या साम्यवाद को मतलब बढ़ावा देते हैं। जैसे वर्ग संघर्ष होता है, जैसे शोषक और शोषित, जैसे कहते हैं किसी को जैसे काफी ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो वो चाहते हैं अगर किसी की 10% अगर हम चाहें इनकी अगर स्वतंत्रता हनन होती है और बाकी 90% का उनका मतलब हो सकता है कल्याण हो सकता है उनकी योजना के तहत। अगर मान सकते हैं कि कुछ गरीब अमीर व्यक्ति ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो उनके टैक्स से क्या होगा, कुछ योजना चला देंगे मतलब सरकार उसके माध्यम से, ऐसा। लेकिन जो लोकतांत्रिक होता है या क्या बोलते हैं समाजवादी, सब पूंजीवाद मानते हैं ना, वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं कि चुनावों के माध्यम से, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम चुनाव, जैसे आप हमें वोट दीजिए, चुनाव या संसद वगैरह कानून वगैरह बनाएंगे, उसमें कहते हैं सामाजिक आर्थिक उसका नियोजन करेंगे, उनकी कहते हैं कल्याणकारी योजना के माध्यम से उनको सामाजिक विकास करेंगे उनका, ऐसा मतलब पूंजीवाद मानता है समाजवाद। वो कहते हैं कुछ ये पूंजीवाद मानता है। हाँ सर, मैंने तो यही पढ़ा था। उठा के फेंक दो तुम्हें। सर वो ये तो कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए और हम चुनाव में अगर हम जीत जाते हैं, ठीक है, तो हम कानून में क्या करें, संसद वो ये करेगी कि हम सामाजिक आर्थिक विकास करेंगे, किसके मतलब योजना के माध्यम, आपके लिए कोई योजना लेकर आएंगे, वो इस तरह बोलते हैं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं ना सामाजिक विकास, आप ही बोल रही हो सामाजिक विकास हो रहा है। चलो ठीक है, रमेश बताइए। रमेश नहीं, सविता चुप हो जाओ। सर रमेश बताइए।
समाजवाद मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। पहली बात कि जो उत्पादन करेगी सरकार करेगी, और जो मतलब वो पीछे छूट गए लोग हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, न कि लोगों की मतलब कि डिमांड क्या है, मांग क्या है, इसका नहीं ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि वो लोगों की आवश्यकता को ध्यान में दिया जाएगा। पहला चीज अगर आर्थिक क्षेत्र में बात किया जाए तो, और सामाजिक क्षेत्र में किया जाए तो मतलब कि जो संपत्ति का जो होता है साझा वो होता है, निजी संपत्ति की अवधारणा खत्म कर दी जाती है कि आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, सारी प्रॉपर्टी सरकार की रहेगी। ये हो गया मतलब कि सामाजिक क्षेत्र में। आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया। राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे। उसमें एक ही पार्टी होगी जैसे चाइना में है, उन्हीं का मतलब शासन। साम्यवाद हुआ ना। समाजवाद मतलब कि कुछ ही लोगों द्वारा होगी, मतलब चुनाव लड़ने की उतना स्वतंत्रता नहीं होगी। अच्छा, पूंजीवाद में इसका अपोजिट है। चलो ठीक है मोदी, तो मैं एक्सप्लेन कीजिए मुझे, एक तो सेक्युलरिज्म क्या होता है और ये कैपिटलिज्म क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है, इन तीनों में क्लियर डिफरेंस बताइए मोदी। सर मेरी इसमें थोड़ी एक्सपर्टीज कम है, मतलब भाई ये तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल मेन टॉपिक है, क्या बात कर रहे हो आप? सर सोशियोलॉजी चलो ठीक है रमेश, तुम बताइए तीनों में अंतर बताइए, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद। सर रमेश अच्छा समझा रहे हैं, पर थोड़ा अगर इंग्लिश में समझा पाए तो मुझे समझ में आ जाएगा। थोड़े इंग्लिश के वर्ड भी यूज कर लो, बताइए। सर मुझे थोड़ा सा और कम्युनिज्म है सर, जैसे साम्यवादी और समाजवादी। साम्यवाद जो है ना समाजवाद के निश्चित रूप है, उसमें राज्य उपस्थित होता है। समाजवाद में राज्य की अवधारणा पाई जाती है, लेकिन साम्यवाद जब आ जाएगा तो राज्य हट जाएगा। उसमें सब अपने दिशा अनुसार काम करेंगे, जो जिसका काम है वो करता रहेगा। साम्यवाद मतलब उसका काल्पनिक अवधारणा है। साम्यवाद रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब एक कल्पना है साम्यवाद। उसका जो दूसरा रूप है वो समाजवाद है। पूंजीवाद है, पूंजीवाद में सर डिमांड के अनुसार वो होता है, प्रोडक्शन होता है। मतलब आर्थिक इकाइयां जो होती है, जो आपका मांग रहेगी उसी के अनुसार उत्पादन होगा। पहली चीज। दूसरी चीज मतलब कि निजी संपत्ति की अवधारणा पाई जाएगी कि मतलब कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है उसकी अवधारणा पाई जाएगी पूंजीवाद में। और पूंजीवाद में एक चीज और पाया जाता है सर, आयात और निर्यात दोनों होता है, मतलब कि खुली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और समाजवाद में खुली अर्थव्यवस्था होना जरूरी नहीं है, लेकिन आदर्श में खुली अर्थव्यवस्था मतलब बंद अर्थव्यवस्था संभव ही नहीं है। कोई भी देश मतलब सारे संसाधन इसके पास होते नहीं, लेकिन जो हाइपोथेटिकली है मतलब काल्पनिक रूप से समाजवाद और पूंजीवाद में ये भी अंतर है। वो खुली अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, ये बंद अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। चलो ठीक है, मोदी जी बताएं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? सर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये हुआ, रिपब्लिक का तो मतलब ये हुआ कि सर रिपब्लिक का हिंदी भावा मतलब है गणराज्य। सर गणराज्य का मतलब ये होता है, या रिपब्लिक का मतलब अपन सिंपल सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि जो स्टेट है या कंट्री है, जो भी है एक एंटिटी है या पॉलिटिकल एंटिटी है, वो सर क्या बोलते हैं उसके, एक तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, दूसरी बात सर वो सॉवरेन है, मतलब वो संप्रभु है, वो उसके ऊपर किसी का डिसीजन वो नहीं है, मतलब वो खुद का डिसीजन खुद के इंटरेस्ट में ले सकता है। एक चीज तो ये हो गई। अब सर डेमोक्रेटिक मतलब नहीं तुम गलत समझा रहे हो। अच्छा मैं सर डेमोक्रेटिक का समझा दूं फिर मुझे आप करेक्ट करेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की खुद एक कॉमन वर्ड है ये। अच्छा खुद ही है। तो सर डेमोक्रेटिक का मतलब भारत के सेंस में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यूज किया जाता है, अगर इंग्लैंड में आप जाके देखोगे तो वहाँ एक अलग चीज है। हाँ सर मैं भारत के सेंस में समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सर डेमोक्रेटिक का मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि सर जो कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई, जो भी गवर्नमेंट रूल करने के लिए आएगी, हम पब्लिक वी द पीपल हम ही पावर देंगे उनको, हम ही इलेक्ट करेंगे और वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से इलेक्ट होके आएगी। ठीक है, नहीं थोड़ा रमेश तुम बताइए। मैं बोलूँ सर, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो राज्य का प्रमुख होगा
वो जनता द्वारा मतलब मनोनीत या चुना जाएगा, हाँ। न कि किसी मतलब राज परिवार से संबंधित हो गए। जैसे इंग्लैंड में क्या है ना, वहाँ जो कि महारानी का शासन है, तो यही अंतर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और वहाँ इंग्लैंड वाले शासन। मतलब स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपति का भारत में क्या होता है, चुनाव होता है, इसीलिए इसको भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला जाता है, क्योंकि जो राष्ट्र का जो मतलब जो वो है प्रथम व्यक्ति है वो चुना जाता है यहाँ पे, इसीलिए बोला जाता है ये वर्ड। वहीं आप इंग्लैंड में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, चुना नहीं जाता, वो वहाँ वंशवाद चलता है उसको, इसलिए वहाँ राजशाही बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए भारत को एक रिपब्लिक स्टेट बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना, ये पता होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सभी को हो रही है, श्वेता को हो रही है, बताइए मुझे। अगर श्वेता सभी हो रही है तो तभी मेरी तरफ से हो रही होगी, नहीं तो आपकी तरफ से दिक्कत है। अरे मेरी तरफ से दिक्कत नहीं हो रही ना सर, आपकी तरफ एकदम अच्छी है। हाँ, तो फिर श्वेता आपके नेटवर्क में इशू है, ठीक है, ये बात याद रख लेना। चलो ठीक है, तो ये हाँ चलो, भारत संयुक्त राष्ट्र का कब मेंबर बना था, यूएनओ को कब मेंबर बना था भारत सदस्य, कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 1947 में बना होगा सर यूएनओ, मुझे पता नहीं। गजब तुक्का लगा रहे हो, गलत। मुदीत बताइए, यूएनओ को मेंबर कब बना था भारत? थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अगर आप लोगों ने पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो क्यों नहीं लगा सकते? सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तब भी मेरे साथ मैं सर ये गैस कर रहा हूँ, ये वाइल्ड गैस हो सकता है कि सर जैसे यूएनओ अपने कब बना था, 45 में यूएनओ बना है, उसके बाद 47 में अपन को आज़ादी मिली है। सर मोस्ट प्रोबेबली ये 1950 में बना होगा, जब हम रिपब्लिक बन चुके थे, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, जब भी बना होगा, मुझे नहीं मालूम। तुम लोग उठा के फेंक दूंगा। चलो शिल्पा बताइए, भारत यूएनओ को मेंबर कब बना था? सर 1945। इसके पीछे हिस्ट्री बताइए, क्यों 1945 क्यों है? आंसर बताना। चलो ठीक है, आंसर तुम्हारा ठीक है, पर क्यों? मुझे तो वो रीज़न जानना ना, कि 1945 आप चेक करके भी कहीं से बता दोगे, पर मुझे तो ये जानना ना क्यों 1945 में ही क्यों? अरे भाई तुम लोग कहाँ सो रहे हो भाई, भारत 1947 में आज़ाद हुआ ना, 15 अगस्त 1947। उससे पहले किसका भारत पार्ट था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन जब उस टाइम हिस्सा था यूएनओ का, 5 में स्थायी सदस्य में कौन थे? तो भारत हुआ नहीं हुआ, तो भारत उसी टाइम एडॉप्ट, तो इसीलिए माना जाता है कि भारत उसी टाइम से यूएनओ का अंग था, ये बात याद रख लेना। 1945 में जुड़ गया था भारत। आज़ादी वाज़ादी मत सोचिए, ये लॉजिक तो सर लगाया ही नहीं, मतलब ये लगाना चाहिए ना, खुद सोचो भाई, मॉडर्न हिस्ट्री किस बात के लिए पढ़ी आपने? हाँ सर, पॉलिटी भी किस बात के लिए पढ़ी, ये तो सर ऐसे ध्यान में भी नहीं आया। जैसे आपने बताया, इतना सिंपल रीजन था कि भाई उस समय अंग्रेज अपने वो थे, मतलब हम अंग्रेजों के अंडर थे, तो वो बने तो हम भी बन गए। अच्छा, ये लॉजिक स्वाभाविक सी बात है ना। आज भारत ने ऐसे नहीं समर्थन भी दिया था उस टाइम, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो, कॉमनवेल्थ जो है गेम्स भी होने वाले हैं, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बना भारत? अरे कॉमनवेल्थ क्या होता है, ये कुछ पता है इसके बारे में? आइडिया पता होना चाहिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम 2030 में भारत में हो रहे हैं, ये बात याद रख लेना। कॉमनवेल्थ वही है जो मतलब ब्रिटेन के संप्रभुता के नीचे रहे हुए देश का हाँ, ये चीज़ याद रखना। जितने भी कंट्रीज है, जितने भी कंट्रीज जहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया, ब्रिटेन ने राज किया है, तो उन कंट्री का समूह है ये, मतलब कॉमनवेल्थ। और वही जो है सारे उसी में वही लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, ये भी याद रख लेना। कॉमनवेल्थ गेम्स वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये सर कॉमनवेल्थ गेम्स वही है ना जो 2010 दिल्ली में हुए थे? वो घोटाले वाले, वो घोटाले वाले वो वही है, वही है, वही है। तो सर इतना टाइम कैसे लग गया 2010 से 2030 इंडिया वापस आने में? मतलब क्या इसका क्या प्रोसीजर होता है? ऐसा समझ बात, तो करप्शन बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं बनाया जाता है। तो बताइएगा कोई कॉमनवेल्थ का कब बना भारत? बताइए, चेक करो, पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार कॉमनवेल्थ 1949 में 1949 से बना था। चलो ठीक है, एक चीज़ और याद रखना,
हाँ चलो मैं पूछूं। रमेश बताइए, भारत कब प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया? 15 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949। ओके, मुदित बताइए, तुम तो गए काम से, गए, तुम्हारा गलत आंसर है सर मतलब संप्रभु मतलब क्या बोल रहे हैं, रिपब्लिक कब बना था अपन? यूं सोवरन एंड रिपब्लिक, हाँ मतलब दोनों एक ही जब जुड़ा था। सर सॉवरेन तो सर आजादी मिली जब बने, और रिपब्लिक जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करके बोल दिया कि भाई आज से हम रिपब्लिक बन गए, और आज से हम हमारा वो होगा क्या, मतलब मेरे हिसाब से 1950 है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 है, याद रखना है चीज। अच्छा, उस दिन भारत ने अपने आप को घोषित किया था, ये बात याद रख लेना। सर अभी ना जो पाकिस्तान है ना, 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट बना रहा था। हाँ सर, ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। तो 1949 में ये है ना, ये कौन बताया था 1949? श्वेता तुम इसका मतलब लक्ष्मीकांत खोल के बैठी हो तुम, है ना? सही बता, नहीं मानता, झूठ मत बोलना। कसम से सर लक्ष्मीकांत है ही नहीं मेरे पास। चलो वीडियो कॉलिंग कर लो। बच गए तुम, बच गए। क्या हो गया? गलत है। यहाँ पे 1949 दिया है ना, तो मुझे लगा तुमने पता कहाँ से बता दिया तुमने। ठीक है, तो देखो सोवन कंट्री का मतलब यही होता है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, नहीं किसी अन्य देश का डोमिनियन है, उसके ऊपर कोई शक्ति जो है नहीं, और अपने मामलों में चाहे आंतरिक हो या बाह्य मामलों में वो स्वतंत्र डिसीजन ले सकता है, ये बात याद रख लेना। फिर मतलब क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स, मतलब कॉमनवेल्थ जो समूह होता क्यों एक्सेप्ट किया, 1949 में एक्सेप्ट कर लिया था उसको सदस्यता, ठीक है। परंतु भारत ने बोला कि जब पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू से भी, तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि इसका मतलब ये नहीं कि हम भाई उनकी बातें मानेंगे बस, तो बस ये है कि एक आदर्शात्मक या प्रतीकात्मक रूप से हम उनका सदस्य रहे हैं और वो लेगेसी रही है, तो वो चीज़ में सदस्य बनने में कोई दिक्कत नहीं। परंतु है ना, बहुत विरोध होता है इस डिसीजन का कि भारत ने क्यों नहीं, भारत संप्रभु देश है, सोवन कंट्री है, तो क्यों भारत ने अपनाई उसकी। पर फिर बाद में बोला जाता है इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भाई लिमिटेशन नहीं रखती है। ठीक है, चलो अगला समाजवादी, तो मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया था आप लोगों को, समाजवादी पता होना चाहिए। हाँ चलो, एक चीज़ मैं कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा, वो तुम्हें मिलेगा भी नहीं कहीं पे। चलो कौन बताइए, शिल्पा बताइए, मतलब वो कौन से सुधार थे जिनके द्वारा समाजवादी जो विचारधारा है उसका पतन किया गया, बताइए, और कब? कब मैं बता देता हूँ, बाकी लोग बताए। 1991। अरे उठा के फेंक दो, तो मैं तुमसे नहीं पूछना। शिल्पा बताइए। सर मैं याद कर पा रही हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। मुदित बताइए। सर क्या एक बार रिपीट करेंगे, शायद मुझे नहीं आता। समाजवाद तो मतलब सेकुलरिज्म था, मतलब जब ये लागू किया गया था, प्रेमबल जब बना स्टार्टिंग में, तो इसका बहुत महत्व था क्योंकि पंचवचीय योजनाएं भी चल रही थी, सब कुछ था, नेहरू भी अपने आप को सेकुलर ही बोलता था। इसके ऐसे बाद में जो है आज के लगभग 78 साल के इतिहास में, भारत के इतिहास में, वो कौन कौन से एक्सीडेंट थे जिनके कारण जो है कि समाजवाद कमजोर हुआ? हाँ सर, थोड़ा मैं, अगर हो सकता है मैं गलत हूँ सर, एक तो समाजवाद का कम हुआ सर अपने सर यूएसएसआर के पतन के बाद 1991 के जो रिफॉर्म्स आए थे, जैसा रमेश ने बताया सर, उस समय क्या थे वो रिफॉर्म? अच्छा, वो एलपीजी रिफॉर्म्स थे सर, क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये अपना ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म। जी सर। और उसके अलावा? उसके अलावा सर यूएसएसआर का पतन मेन फैक्टर है, क्योंकि हम अपने आप को यूएसएसआर की तरफ लिंक ज्यादा समझते थे कि भाई जैसे आज भी कहा जाता है ये कोल्ड वेदर फ्रेंड रशिया, पर उस समय वो सिचुएशन अलग थी सर, यही मुझे लगता है। बाकी ठीक है, थोड़ा ये भी याद रखना कि भारत का जो सेकुलरिज्म ना, गांधीवादी जो है उसकी तरफ झुका हुआ है, ना कि मार्क्सिज्म की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष के बारे में अपन देख चुके थे, याद रखना कि ये देखो 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो ये याद रखना कि
1976 में जोड़ा गया था, मतलब 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य सीधा सा मतलब है कि भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। हाँ, चलो एक ही मैं पूछता हूँ, धर्मनिरपेक्ष अगर भारत का कौन से मतलब संविधान में ऐसे कौन से प्रोविजन है जो धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करते हैं? या उसको एम्पावर करते हैं, मजबूत करते हैं, जो भी है, मतलब धर्मनिरपेक्षता के ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट थे? क्या सर? अरे सेकुलरिज्म के कौन से कॉन्सेप्ट थे जो भारत में संविधान में दिया है, कहाँ दिया है वो प्रोविजन सेकुलरिज्म के बारे में? सर सेकुलरिज्म की प्रोविजन सर आपने बहुत ही मतलब कहाँ से पूछा है सर। आप, मुझे लगता है आपको लक्ष्मीकांत पे काफी पकड़ है सर। या बहुत स्पेसिफिक हो गया ना सर ये मुझे। भाई तो दिया तो है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। जी जी, तो ये क्या देता है? रिलीजन फ्रीडम का तो राइट्स देते हैं आपको। तो रिलीजियस फ्रीडम धर्म ने हाँ सर 25। अच्छा हाँ वो पूरा सर ठीक 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 है ठीक। ओके ओके, चलो आगे चीज पूछता हूँ। चलो, पेब्लिसाइट क्या होता है? पेब्लिसाइट मैं थोड़ा वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ। हाँ रुको एक मिनट। हाँ, पेब्लिसाइट क्या होता है? PLEBISCITI। सर अच्छा ये सर मुझे जहाँ तक लगता है ये रेफरेंडम से मिलता हुआ होता है कि पब्लिक ओपिनियन पूछते हैं अपन। हाँ, तो ये जो यूके जो अलग हुआ ना, वो इसी आधार पे तो होता है, जनमत संग्रह पे। अच्छा अच्छा, मतलब पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है किसी भी पक्ष के बारे में, पक्ष विपक्ष के बारे में जानकारी के लिए। तो ये चीज़ याद रखना है, पेब्लिसाइट का मतलब ये होता है, जनमत संग्रह बोलते हैं उसको हिंदी में। चलो, रेफरेंडम क्या होता है? सर मुझे नहीं मालूम सर। क्यों भाई, रेफरेंडम नहीं पता? सर मतलब एग्जाम्पल तो ध्यान आ रहा है पर डेफिनेशन नहीं बता पाऊंगा अभी। बताइए ना, एग्जाम्पल बताइए, उसमें क्या है? सर जैसे रेफरेंडम जैसे बात करते हैं कि सर वो क्या सर रेफरेंडम तो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, मतलब कश्मीर इशू पे रेफरेंडम कराने की बात यूनाइटेड नेशन ने कराई थी कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन के लोग कहाँ जाना चाहते हैं। या जैसे अपने जब वो प्रिंसली स्टेट्स अपन पटेल साहब बनवा रहे थे तो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और ये इसमें कश्मीर इसमें भी ये हुआ था ना सर। वो सही है। देखो, रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि जैसे जूनागढ़ में भी करवाया गया था कि जनता का पक्ष ही पूछा जाता है, उसमें भी एक तरीके से वैसा ही है वो कि रेफरेंडम में मतलब। हाँ, रेफरेंडम में क्या होता है कि उस पार्ट का अलग होने के लिए बात, मतलब किसी कंट्री से अलग होने के लिए वो किया जाता है, रेफरेंडम वो होता है। इनिशिएटिव क्या होता है? देखो चलो, मुझसे पहले 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? मुझे बताइए इसके कोई एग्जाम्पल। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सर मैं अभी नहीं, मतलब और पहले औरों से पूछ लीजिए सर, मुझे थोड़ा इसमें मतलब ये तो बताइए श्वेता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? क्या? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन संचालन करती हो। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र? प्रत्यक्ष में वही होता है, जनता मतलब अपने मतलब क्या बोलते हैं, व्यक्ति को चुन के भेजती है इनडायरेक्टली, जैसे ये याद रखना, ठीक है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जांपल है स्विट्जरलैंड में होता है। वहाँ जनता ही कानून बनाती है, ये संसद कानून नहीं बनाती वहाँ पे, ठीक है? प्रत्यक्ष का भारत। इनडायरेक्ट में भारत हो गया, जहाँ पे अपन प्रतिनिधि को चुन के जाते हैं, ठीक है? हाँ। दूसरी बात, रेफरेंडम और इनिशिएटिव, पहल वहल या जो होता है रिकॉल करना, ये भारत में नहीं है, पर वहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में लागू है। वहाँ पे है ना, नेता को अगर चुन के भेज देगा उसको दोबारा बुलाया भी जा सकता है कि आ जा, तू काम नहीं कर रहा है तो 5 साल पहले सरकार को गिराया जा सकता है। जनता के हाथों में पावर होती है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यही होता है कि जनता प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिनिधियों को पावर सौंपती है अपनी, कि हाँ हमारी पावर का आप यूज कीजिए। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अपन नेताओं को गाली देते हैं, अरे भाई अपन खुद जिम्मेदार उस चीज़ के लिए, ठीक है? ये चीज़ याद रखना।
तो प्रतिनिधि जो स्रोत शक्ति का इस्तेमाल करते हैं वो सरकार चलाते हैं और कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या मतलब, हाँ एक और ये स्टेटमेंट याद रख लेना कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, उसी को ही अपन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, तो ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो दो टाइप की होती है, एक पार्लियामेंट फॉर्म होता है और एक प्रेसिडेंट फॉर्म होता है। तो प्रेसिडेंट फॉर्म का एग्जांपल हो गया तुम्हारा यूएसए, पार्लियामेंट फॉर्म का एग्जांपल हो गया भारत और यूके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। इसका मतलब है डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, एक होता है राष्ट्रपति के अधीन चला जैसे यूएसए में है, ठीक है। एक होता है संसद डिसीजन लेगी, जैसे अभी पाकिस्तान पर अटैक करना था तो संसद ने डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें जैसे यूएसए में तो ये होता है कि जो राष्ट्रपति ट्रम्प, जैसे अभी क्या रहा है, देखो क्या हो रहा है, ट्रम्प ही तो डिसीजन लेता है ना सब कुछ, वहाँ का जो सीनेट विनेट है वो नहीं लेता है डिसीजन, राष्ट्रपति। इसलिए बोला जाता है ट्रम्प जो सुबह उठ के जो बोलेगा वही कानून बन जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसके पास इतनी पावर दी जाती है। तो ये चीज़ याद रखना कि भारत में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट फॉर्म डेमोक्रेसी है, तो ये वर्ड याद रखना जब भी आप मेंस का आंसर लिखोगे। हाँ, अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो श्वेता बताइए कि भारत में कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार है। बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये। कार्यपालिका किसके प्रति जिम्मेदार है? अकाउंटेबल किसके प्रति है? पीएम के प्रति। नहीं गलत बोल रही मैं। शिल्पा बताइए, शिल्पा किसके प्रति जिम्मेदार है? अरे बताइए क्या कर रहे हो तुम लोग। मुदित बताइए किसके प्रति अकाउंटेबल है? मुदित। हाँ सर। किसके प्रति अकाउंटेबल है? क्या अकाउंटेबल सर? गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। हाँ गवर्नमेंट बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव किसके प्रति अकाउंटेबल है सर? एग्जीक्यूटिव सर अपने पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है सर। लेजिस्लेचर। हाँ सर वही लेजिस्लेचर एग्जैक्टली। सर उसमें मैंने दोनों कह दिया सर, राज्यसभा लोकसभा, पर स्पेसिफिकली सर लोकसभा। चलो डेमोक्रेटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आप डेमोक्रेसी के। सर डेमोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास 7 सर एक बार 2-3 जनों से पूछो। मैं सर अब एक ऐसे मैं तो ज्योग्राफी पढ़ के ठीक है। अरे कोई नहीं, वो है ना मैंने प्रीएम्बल वो हर एनसीईआरटी मिलेगा तो आज उसको प्रीएम्बल खत्म कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है वो भी ठीक है सर, वो भी कोई दिक्कत, क्योंकि बाद में जो एनसीईआरटी में लिखा है उस पे अच्छे से आरएनडी कर लो तो तुम क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे। मेरे को एक तो याद आ गया सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन सर डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मैं सर सीक्वेंस में नहीं बोल रहा, मेरे को जैसे याद आ रहा है वैसे बोल रहा हूँ। एक तो सर मैंने बताया फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दूसरा एपेक्स बॉडी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तीसरा सर अपने स्पेसिफिक प्रोसीजर नोटिफिकेशन एक्सेट्रा की इलेक्शन कराने से पहले एक नोटिफिकेशन आता है, फिर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे इलेक्शन कराएगा। और सर अपना एक और है सर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन के टाइम के कौन सा अपन को मतलब पॉलिटिशियंस को या देखो मेन जो प्रिंसिपल ठीक है जो बता रहे तुम भी हो, सबसे मेन जो प्रिंसिपल है ना यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन भी पूछा है जुडिशरी के ना इंडिपेंडेंट, ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जी जी। और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका अभाव रहता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, तो आर्टिकल 17 है ये सब चीज़, तो ये डेमोक्रेसी है, ठीक है जी। हाँ चलो ये बताइए डेमोक्रेसी में किस किस टाइप के लोकतंत्र की बात की गई है भारत के जो है उसमें? सर क्या मतलब सर किस किस टाइप के डेमोक्रेटिक, मतलब ये मान के चलो कि कौन से पिलर है भारत में, डेमोक्रेटिक पिलर कौन कौन से हैं? अच्छा पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा सर एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है, एक पिलर पीपल है, एक पिलर गवर्नमेंट है, मतलब या पार्लियामेंट कह लो, एक पार्लियामेंट हो गया, एक जुडिशरी हो गया, एक हम पीपल सिटीजन्स खुद हो गए, और एक सर मीडिया है, और बाकी और बच्चे बताएं सर। अरे नहीं चलो ठीक है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा बहुत बार पूछा गया है। देखो डेमोक्रेसी है ना, देखो मतलब प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेसी बात की गई ना, इसको आगे जाके जब संविधान में देखो जो प्रीएम्बल है उसी का विस्तृत रूप है, जो डिटेल जो है आपको संविधान मिलता है।
जी। अब एक चीज़ याद रखना कि जो संविधान में जो है 3 प्रकार के डेमोक्रेसी, मतलब उसकी बात की गई, तो भारत सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है भारत में, पॉलिटिकल हाँ। डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। अब बात है कि भाई इनके कहाँ कहाँ प्रोविजन मिलेंगे, तो आपको याद रखना पॉलिटिकल राइट जो मिलता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो मतलब उसकी छवि या मान के चलो उसका रिफ्लेक्शन जो आपको दिखेगा वो फंडामेंटल राइट में मिलता है आपको, तो ये चीज़ अच्छा। याद रखना। और जो सोशियो और इकोनॉमिक जो है डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी डीपीएसपी में, और ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, ये याद रखना ये चीज़, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन। सर और बच्चे नहीं जुड़े क्या? अरे जो पढ़ेगा वही जुड़ेगा ना जो पढ़ेगा नहीं वो जुड़ेगा कैसे, बताइए। चलो ठीक है। मुदित बताइए, समता इक्विटी के कौन कौन से एग्जाम्पल है मिलेंगे आपको संविधान में, उसके एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे, इक्विटी के एग्जाम्पल। इक्वालिटी के सर ये देखो, चलो पहले तो ये बता दो, इक्वलिटी और इक्विटी में क्या अंतर होता है? मुझे नहीं मालूम सर। तो भाई तुम तो पढ़े हो ना, तुम ऐसे कैसे हो? मैं पढ़ा हूँ सर, एक्चुअली ये तुम है तो ना। बोल दो कि मेरी तैयारी, अब तो भाई तैयारी इससे पता लगता है तुम्हारे फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है। सर वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, एट दैट पॉइंट अभी क्लिक नहीं हो रहा। एक बार सर श्वेता और शिल्पा बताएंगी सर, थोड़ा मुझे उससे मटेरियल मिल जाएगा ना बोलने के लिए। बताइए श्वेता, समता और समानता में क्या अंतर होता है, इक्विटी और इक्वलिटी? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें समता तो सर हमने जो प्रलंबन दे रखा है ना, लेकिन हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट इक्वालिटी दे रखा था, उसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं समानता। ऐसा नहीं है, अंतर है, बहुत सारा अंतर है। अंतर है, चलो ठीक है। वर्ड की मैं कह रही हूँ सर, तुम्हें यही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये बात नहीं कर रही मैं, मतलब समता का बता रही हूँ मैं। देखो समानता क्या होती है, ध्यान समझना। समानता जैसे होती है, मैंने एक नियम बनाया, ठीक है, जैसे मैं भाई मेरी क्लास में मैं उन्हीं विद्यार्थियों को लूँगा जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो मैंने एक समानता वाला प्रिंसिपल लागू कर दिया, सबके लिए यही लागू होगा, तो ये होती है समानता, ठीक है। यहाँ मान के चलो कि भाई इस प्रतियोगिता में जो भाग लेंगे वो 18 साल के ही, जिनकी 18 साल एज है वही पार्टिसिपेट करेंगे, 18 साल से ऊपर जो है वही पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये होगी समानता। परंतु सोचो कि मैंने ये लागू किया कि आरक्षण जो मिलेगा, ठीक है, आरक्षण मिलेगा सामाजिक और आर्थिक आधारों पर, जो इसमें कमज़ोर है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग जो है आरक्षण उन्हीं को ही मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने समानता लागू नहीं किया, मैंने यहाँ पे इक्विटी लागू किया। इक्विटी इन द सेंस मैंने एक स्पेसिफिक वर्ग का उत्थान के लिए मैंने, ताकि वो जो है कि जो आगे समाज में निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, जो समाज में मतलब सशक्त है, पावरफुल है, वो उनके बराबर आ सके, उसके लिए जो है मैं इक्विटी का प्रयास करूँगा ताकि वो लोग उनके बराबर आ सकें। अब समझ में आ गया मदित? तो अब मुझे इक्विटी के एग्जाम्पल बता दो जो भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलते हैं। सर इक्विटी का एग्जाम्पल वो जैसे आपने बताया सर, इसमें सर रिजर्वेशन हो सकता है? नहीं, गलत है? होगा ही, क्यों नहीं होगा? ये मैं बोला ना भाई, एक स्पेशल समुदाय के लिए कोई भी प्रयास किया जा रहा हो ताकि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सके। हाँ, वो इक्विटी का एग्जाम्पल तो होगा ही ना। और सर इक्विटी में अपन वो भी जोड़ सकते हैं सर, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह देती है, वो है? नहीं, मतलब बोल सकते हो, कोई दिक्कत सर ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले जिनकी 8 लाख से इनकम कम है तो उनको जोड़ सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं जोड़ सकते? सर पहले मैं समझ रही थी कि समता का आप वर्ड पूछ रहे हैं मुझसे। समता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध में है। मतलब आप किसी को स्पेशल, जैसे आजकल मंदिरों में हो रहा है ना कि स्पेशल वीआईपी दर्शन होते हैं, पैसा दो वीआईपी दर्शन, तो ये क्या है? ये याद रखना समता का उल्लंघन है, ये गलत है। ये विशेषाधिकार मिल गया ना उन लोगों को, ये गलत है। दूसरी बात, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना है। अब जैसे मान के चलो कि अभी यूपीएससी के एग्जाम है, अब इसमें यूपीएससी कल ये नियम लगा दे कि भाई स्वाभाविक सी बात है जिनकी इनकम इतनी होगी वो आईएएस के अधिकारी आईएएस का एग्जाम ही नहीं दे सकते, तो ये भी उल्लंघन हुआ ना समता का। वो क्राइटेरिया देखो, ये चीज़ समझो कि विशेषाधिकारों को एक तो नहीं देना है, दूसरी बात हर व्यक्ति को समान अवसर, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखना है, दोनों में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके भी है ना 3 डायमेंशन होते हैं समता के भी। एक होता है नागरिक, ठीक, नागरिक के आधार पर ऐसे प्रोविज़न बनाए जाते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक और तीसरा होता है आर्थिक, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ चीज़ें आपको फंडामेंटल राइट में मिलेगी, ठीक है। जो नागरिक इक्विटी की मतलब सिटीजन इक्विटी की बात करता है, ठीक है। तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे पहला है कि विधि के समक्ष समानता, समता आर्टिकल 14, ठीक है। बताइए आर्टिकल 40 क्या है सर? इक्वालिटी बिफोर लॉ ना, वही ना? हाँ वही। फिर आर्टिकल 15 कि आप रिलीजन, कास्ट, जेंडर, बर्थ पैलेस इनके आधार पर आप या मूल वंश का इसके आधार पर आप किसी से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे आप, ठीक है। फिर अगला है तुम्हारा वही आरक्षण वाला, लोक नियोजन के अवसर की समता, ठीक है, आर्टिकल 16। फिर अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है कि आगे आपको ऐसे प्रोविजन आगे जाके देखोगे तो आर्टिकल 325 जिसमें इलेक्शन के बारे में बात किया गई, भाई कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो है समता की बात है ना, ठीक है। फिर लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने का अधिकार, ये भी याद रख लेना, ये भी समता का एग्जाम्पल। सबको वोटिंग देने का अधिकार होता है ना, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ विशेष कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए लोग अपराधी है ये सब, पर फिर भी सबको समता मिलती है ना सबको वोट देने के लिए। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज ना सर? हाँ, ठीक है। अगला जो डीपीएस में आप आर्टिकल 39 पढ़ोगे तो क्या है मुझे बताइए, आर्टिकल 39। सर आर्टिकल 39 डीपीएसपी, अरे सर कौन पढ़ेगा? तो अभी सोच लो जनवरी में तुम लोगों की ये हाल है, 4 महीने बाद में एग्जाम है सर। कैसे काम चलेगा बताइए। ये सर फैक्ट्स तो बाय गॉड याद ही नहीं होते। ऐसे नहीं होना, पता होना। चलो श्वेता बताइए आर्टिकल 39 में क्या है। सॉरी माइक कौन था। शिल्पा बताइए, शिल्पा आर्टिकल 39। सर समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ याद रखना ये चीज़, महिला पुरुष तथा जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ये पता होना चाहिए। चलो ठीक है, मुझे बताइए भारत में जो बंधुता वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? मुझे क्या? हाँ सर, बंधुता मतलब ब्रदरहुड बोलते हैं ना उसको, वो कहाँ से लिया गया? सर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सर ऐसे याद ही नहीं आ रहा अभी। यूनिवर्सल सर यही नहीं पता मेरे हिसाब से तो सर डीपीएससी पे से ही है ये। नहीं। चलो शिल्पा बताइए कहाँ से लिया गया है? सर नहीं पता। सर याद आ गया, सर याद आ गया। अगर हो सकता है सर मैं गलत भी हूँ, मालूम नहीं सही भी हूँ सर। ये अपने यूनिवर्सल ब्रदरहुड का रेफरेंस अपन सर उसमें देख सकते हैं मेरे हिसाब से। सर जो अपन किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 51E की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? या मैं पूछ क्या रहा हूँ कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया मतलब? कहाँ से अडॉप्ट किया है भारत ने? सर उनसे पूछो सर। कहाँ से मोटिवेटेड है ये? नहीं सर नहीं मालूम। अरे भाई पता होना चाहिए, फ्रांस की क्रांति से। उठा के फेंक दूंगा। वो वाला फ्रांस की क्रांति से कौन कौन से 3 वर्ड लिए गए थे बताइए। अच्छा फ्रांस की ये श्वेता बताइए। हाँ, समानता, बंधुता और इसका समानता बंधुता याद नहीं आ रहा सर। अरे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये तीनों के तीनों जो है फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। अच्छा वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अच्छा ओह ठीक है। अच्छा। चलो बताइए मोदी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सर फ्रांस की क्रांति सर 1789 में हुई थी मेरे हिसाब से। हाँ स्टार्टिंग वही फेज है उसका रहता है। ठीक है। और जो प्रियम्बल में जो 3 प्रकार की जस्टिस है वो कहाँ से लिए गए हैं? सर नहीं मालूम सर, अभी क्लिक नहीं कर रहा सर। अरे भाई पता होना चाहिए।
बताइए श्वेता, इसका मतलब लग रहा है तुम लोगों की क्या तैयारी चल रही है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये मतलब ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब भी मिल जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तब भी मिल जाएंगे, पॉलिटी पढ़ोगे तब भी मिल जाएंगे। फिर याद नहीं है, मतलब कहाँ से लिए हैं, समझ ही नहीं आई। अच्छा शिल्पा, तुम्हें पता है कहाँ से लिया गया है? इस टाइम याद नहीं आ रहा कुछ भी। क्यों नहीं याद आ रहा? रिवीजन नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, और क्या सर ये किसकी बात कर रहे हैं सर, इक्वालिटी की? अरे सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ से लिया गया है? मेरे दिमाग में सर दो कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान आ रहा है। एक या तो यूएसए हो सकता है, या अपने वो हो सकता है सर यूके का या फ्रांस का। अरे भाई रूस की क्रांति से लिया गया। कहाँ सो रहे हो तुम? 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया। अच्छा, रशियन रिवॉल्यूशन से। अच्छा, नहीं मालूम सर। फिर ये तो सर काफी स्पेसिफिक हो गया ना, मतलब क्या बात कर रहे हो? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तब भी आता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तब भी आता है। आता है सर, वो ऑप्शन होते हैं ना वहाँ, तो फिर एक जैसे दिमाग लग जाए। ना भाई, यहाँ वर्बली पूछने का फायदा यही है कि ताकि चीजें तुम्हारे दिमाग में घुसी रहे। सर वैसे एक बात तो कहूंगा, ये मेरा पहली बार है ऐसे किसी क्वेश्चन आंसर इस तरीके से मैंने कभी तरीके से पूछूंगा, उठा कर बेइज्जती करूंगा। आज तुम्हें बेइज्जती नहीं कराई, तुम लोग जो चुपचाप बैठे हो ना, उठा के फेंक दूंगा। सर मुझे समझ में तो आया कि भाई ये इससे ना सीधा अंदर जा रहा है सर, दिमाग में इम्बाइब हो रहा है, ये चीज तो आई समझ में आ गया। तो कल सब लोग छठी क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ के आना। मैं पहले बता दूं, बेइज्जती करूंगा मैं। आज तो मैं बेइज्जती नहीं किया, बच गए तुम लोग। दूसरी बात, पॉलिटी का ना, पॉलिटी का ये प्रेम्बल वाला चैप्टर पढ़ लेना। आज मैं माफ कर दे रहा हूँ, आगे कल जितना भी बचा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? सर ये मतलब बेइज्जती की बात है, मतलब सर आपकी बेइज्जती से बुरा तो तुम खुद लोगों को लगना चाहिए सर, नहीं लगेगा। मतलब तुम लोग खुद को बुरा लगना चाहिए हम पढ़ के नहीं आए, मेरी बेइज्जती। वो तो ठीक है कि पर मतलब आप कह सकते हैं सर आप बड़े हैं, बाकी तो मालूम नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ के आ जाना। अभी बता रहा हूँ, प्रेम्बल चैप्टर पढ़ के आ जाना लक्ष्मीकांत से। दूसरा, छठी क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी फिर पढ़ लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मौका नहीं दूंगा। एक बार क्लास हो गई तो होगी, फिर मैं दोबारा, मेरे को कोई नहीं बोलेगा, मैं क्लास कराऊंगा नहीं। जब मेरे टाइम से कल खत्म कर दूंगा मैं 6 क्लास एनसीईआरटी। वो जरूर नोट कर लीजिएगा सर, मेरे डाउट्स है ना वो 3 महीना। मैं चैप्टर कराऊंगा, मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें। कल बोला तो चैप्टर जब मैं करवाऊंगा तो उसी टाइम पूछ लेना। सर एक्चुअली उसमें भी ना मोर स्पेसिफिकली कंफ्यूजन उसमें ही है सर, अपने वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में चाहता था। जैसे आज आपने ये प्रेम्बल का पढ़ाया ना, अपने आप अपने वर्ड में पढ़ा रहे हैं, अपने आइडियाज दे रहे हैं, इससे बाकी सब भी वो करेंगे, इत्तेफाक रखेंगे। सर मुझे तो समझ में आ गया, मेरी बात मतलब, बाकी आप दूसरी बात है जी यार, जो होमवर्क दिया वो करके आना। मैं कल मैं पूछूंगा और ग्रुप में भेज देना। तो मैंने आज होमवर्क दिया था, तो पहला होमवर्क तो ये हो गया कि तुम्हें 6 क्लास की ज्योग्राफी पढ़ने। आप एक बार ग्रुप में आप डाल दीजिए ना। मैं अभी बता रहा हूँ, जो क्लास में आएगा उसी को मिलेगा। जो पहला काम तो ये है कि 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है? अच्छे से पढ़ना। मैं पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे अभी लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक एक चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों को ये पॉलिटी का जो है ये चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है? तीसरा काम जो मैंने दिया था, वो याद है? वाटरफॉल्स वाला जो दिया है मैंने। हाँ सर, वो मैंने आपको लिख के भेज दिया सर, आप देख लीजिएगा। हाँ, तो वो सिर्फ सब लोग काम कर लेना, ये काम करना। मैं पहले बता रहा हूँ, CCET में भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, उसमें पढ़ाऊँगा नहीं, मैं डायरेक्ट पूछूंगा। जैसे मेरे नोट्स है तो भाई कैसे क्या चीज़ होती है, कुछ कुछ चीज़ें जहाँ समझाना रहा वहाँ समझाऊंगा, पर मैं डायरेक्ट पूछूंगा। तो पहले से पढ़ लेना नोट्स, मेरे को क्लास देख लेना, नोट्स वाली मेरी क्लास। सर नोट तो आप, हाँ वो थोड़े तो वो उसी से शुरुआत करेंगे अपन, और उसी से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिससे बोलूंगा वही सोल्व करके देगा। और मैं उसे प्रोसेस पूछूंगा, ऐसे नहीं है ऐसे, पता नहीं। इसलिए मुझे पता, देखो इससे फायदा कि आलतू फालतू स्टूडेंट आएंगे ना, 2-3 स्टूडेंट रहेंगे। देखो मेरे लिए ये है कि एक स्टूडेंट भी रहा तो मैं पढ़ाऊंगा, अब भाई एक भी स्टूडेंट नहीं रहा तो फिर मैं क्या ही करूंगा। फिर आप अपने मजा कीजिए जीवन में, आगे बढ़िए। सर ऐसे नहीं सर, ऐसे मजे थोड़ी तैयारी करना है तो भाई सीरियस होना पड़ेगा। नहीं मेरी क्लास में वही बैठ पाएगा जो सीरियस होगा, नहीं तो बैठ ही नहीं पाएगा। मैं पहले देखो, आज देखो कितने लोग थे, सब भाग गए ना।
नहीं सर, मैं अब कहूँगा देखो जिसको पेपर सर, निकालना है कॉपी वही निकालनी टिका जरूरी रहेगा, नहीं है। स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात, सर, काम मैं करके आना, यहाँ शकल दिखाने मत आना मेरे पास। मैं ये पहली क्लास थी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये सर श्वेता और शिल्पा सर दोनों को बहुत अच्छे मुझे लगे, बड़े अच्छे से मुझे भी कई चीज बताई ना, मुझे नहीं मालूम थी, चाहे हिंदी में बता रहे थे पर मातृभाषा तो हिंदी है, समझ में तो आ गया। तो इन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, श्वेता और मुझे शिल्पा तुम्हारे यहाँ ना को। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये रहेगा कि तुम है ना, जैसे कल लक्ष्मीकांत अपने लेके बैठ जाना, और जब हाँ हाँ, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी वो एनसीईआरटी खोल वही लेना, तो कर वो फिर वो वही तुम्हारा करूंगा मैं। तो हाँ बस वही वो करूंगा। और मैं तो इन दोनों को थैंक यू बोल रहा था, और रमेश शायद चला गया, उसने भी सर काफी अच्छा वो समझाया, आप मतलब वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म में, और ये श्वेता और शिल्पा, मतलब अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई, इतने आप लोगों ने मुझे अच्छे से समझाया। आप इनको कुछ कह दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को। क्लास में उपस्थित रहिए, पढ़ के आइए। बहुत अच्छा लगा सर। चलो बहुत ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल 7 बजे क्लास करेंगे, ठीक है? सर, तो हाँ सर, कल 7 बजे वेट करूंगा सर। क्योंकि 7 से 9 2 घंटे कर लेंगे, 2 घंटे में हाँ खुद नहीं, और सर बहुत सारी 8 बजे चीजें मैं से करवा 9 बजे दूंगा। तक कोई दिक्कत नहीं आई सर, ऐसे बैठ रहे हैं मेरे तो। चलो ठीक है, चलो ठीक है सर, बाय बाय, ओके बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट।